प्रकाश मालिक चोर है, महाठग है, अभी उसकी दुकानदारी चल नहीं रही है। दूसरा कोई आदमी हो जो तलवार लेकर काट देता है उसको, फिर मैं हाथ जोड़ के कह दूंगा कि अब मैं कमर्शियली कार्यक्रम से संन्यास ले लूँ। आपकी भी वीडियोस आ रही है, बहुत सारे लोगों की उसके अगेंस्ट में आ रही है, कुछ पक्ष में कर रहे हैं, बातें खूब हो रही है। एक है ना, उसमें बीच में एक विषय आया कि महाराणा प्रताप का ये जो अपना मायड़ थारो पूत कटे जो हमने उसको रिकॉर्ड किया, उससे पहले मैं अभी भी देख रहा हूँ साल भर से कि कैमरों की संख्या बढ़ रही है प्रोग्राम। तो प्रश्न बनता है कि भाई तुम लोग कौन हो। अभी जब आपने 2025 में आके ये फैसला करा है, आपका सारा कंटेंट का जो भी है राइट्स वगैरह आपके पास रहेंगे। एक प्रश्न बड़ा है, यूट्यूबर्स चैनल वालों का कि हमने कलाकारों को बनाया है। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में जो यात्रा बताई है, विवादित चीजों में जो व्यक्ति पढ़ता है वो जानबूझ के कई बार पढ़ता है कि लोग मुझे भी देखें। यूट्यूब चैनल्स के और अभी आपकी जो कंपनी है इसके बीच में आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं? मंचला जी मेरे गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश क्यों कर रहा है यार, छोड़ना, इनसे पंगा मत लो, ये तो बड़े लोग हैं। मैंने कहा भाई साहब बात पंगे की नहीं, बात है। इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि उन लोगों का भी कुछ योगदान रहा है जिन जिन लोगों ने यूट्यूब पे आपको। मैं अब ये सोचता हूँ कि यार ये मेरा दुर्भाग्य था या मेरा सौभाग्य था कि मैंने ये दौर देखे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिन जिन यूट्यूब चैनल्स पे आपके लाइव भजन संजय वगैरह है सारी वहाँ से टेक डाउन होकर। तो कंफ्यूजन कितना है कि न तो हम जानते कौन है, न आयोजक जानते कौन है। वो अपलोड करके उसको लाखों रुपए उन्होंने कमा लिए। जनता ही चढ़ाने वाली होती है, जनता ही गिराने वाली। कंट्रोवर्सी साथ ही साथ चलती रहती है। साल 2 साल में प्रकाश जी की एक कंट्रोवर्सी। बाहुबल जब कार्य करता है ना, तो बाहुबल के आगे जो है सामान्य व्यक्ति को उस समय पस्त होना पड़ता है। राजकुमार स्वामी जी को आप सुनो एक बार, इतनी ऊंची इतनी बुलंद आवाज में सच क्या है मैं नहीं जानता, वो सच उनके साथ ही समाप्त हो गया। पर अफवाहें ये सुनने को मिली थी उनको आर्थिक तंगी आके उन्होंने ये कदम उठाया। अभी एक भजन संध्या में कोई, मैं नाम किसी का नहीं ले सकती, एक बालिका ने इतना बेसुरा गाया और उसके ऊपर एक व्यक्ति ने जाके 10,000 रुपये उठाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी माली साहब। राजस्थान के भजन सम्राट माने जाते हैं। तो जितना फेमस आदमी होता है उनके साथ जनता ही चढ़ाने वाली होती है, जनता ही गिराने वाली होती है। तो कंट्रोवर्सी साथ ही साथ चलती रहती है। तो साल 2 साल में प्रकाश जी की एक कंट्रोवर्सी आती जाती रहती है। तो फिर क्या लगता है जब बूम होता है तब लगता है कि अब कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, फिर आ जाती है तो क्या? नहीं, वो तो हर समय डर रहता है इस बात का। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और साल भर से पॉडकास्ट का जो चलन हुआ है उसके बाद में मैं भी कई बार सोचता था कि कोई बातचीत ऐसी हो। पॉडकास्ट में सर हथाई होती है अपनी राजस्थानी जो हथाई। अब वही है ना कि इंटरव्यू जब होते हैं तो तन के बैठना पड़ता है, सामने वाले के सवाल होते हैं, सामने वाले के जवाब होते हैं। कई बार हम अपनी मन की बात करना भी चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि यार सवाल ही ये नहीं है तो उसका जवाब तो ये कैसे देंगे। तो इंटरव्यू में तो प्रश्न फिक्स होते हैं और बाद में पहले से ब्रीफ किया जाता है कि भाई आप ऐसा कोई उत्तर मत दे देना तो उससे बवाल हो जाए कर जाए। अब उन सारी चीज़ों में क्या होता है कि मन की जो बात जो कहनी होती है, जो रियल में लोगों तक पहुंचानी होती है, वो कह ही नहीं पाता आदमी। मैं तो कितने सारे इंटरव्यू किए होंगे हमने, और उन सारे इंटरव्यूज में यदि कुछ मन से वास्तव में कहना है तो वो कह ही नहीं पाते, वो लोगों तक जा ही नहीं पाता, वो एक फिक्स दायरे में बांध दिया जाता है। तो मेरे मन में था साल भर से कि यार ऐसा कोई, अभी चूंकि पॉडकास्ट का पूरे विश्व स्तर पर भी चलन हो चुका है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पोस्ट कार्ड में अपना जानबूझ के भी वो सामने से, केवल इंटरव्यू वाले जो हैं वो तो इंटरव्यू करने वाले लोग सामने से फोन करते हैं। पॉडकास्ट में ये होता है कि जो व्यक्ति अपने मन की बात को कहना चाहता है वो पॉडकास्ट वालों कहता है यार एक बार आओ अपन बैठते हैं बात करते हैं। तो मेरा भी मन था, आज मैं बहुत खुल के, ऐसे आपने जब बताया कि हम लोग आ रहे हैं कर रहे हैं, तो मेरे भी मन में घंटे भर से ऐसे विचार था कि कुछ खुल के बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे मन में भी, लोगों में भी बहुत सारी उलझने हैं, कई चीज़ें स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है। तो करते हैं बात, देखते जितना मुझे जानकारी मैं करूँगा बात। अभी सर सहजता का दौर आया है, मतलब लोग पहले क्या है कि बनावटीपन दिखाते थे चल जाता था, अभी सहजता का दौर आया, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का वापस दौर आया है। तो इसमें वही पॉडकास्ट वाली जो आपने करी ना, तो एक्टिंग में भी देखें या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में देखें तो नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस हिसाब से ये पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है वैसा कॉन्सेप्ट। आखिर में तो आप जो हो वही आना पड़ेगा आपका। आप फिल्टर लगा के खुद को कितना गोरा कर सकते हो, या ऑटो ट्यून लगा के आप अपने स्वरों को कितना ठीक कर सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और आप आज की फिल्में देखिए, आपकी आज वेब सीरीज देखिए, आप आज की OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी
कंटेंट पड़े आप उनको देखिए, एकदम नेचुरल, आपको लगेगा कि रियल में बाजार में जैसे चाय की थड़ी है, चाय उबल रही है, थड़ी पे जैसे लोग बैठे हैं, पीछे मान लो कहीं गुटखा थूका हुआ है तो भी वो दृश्य आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कपड़े में मान लो सल पड़े हुए हैं, मैले कपड़े हैं, तो उसको रियल रूप से दर्शाया जा रहा है। तो वही चीज़ें, तो आखिर में तो जो प्रकृति ने बनाया है वही नेचुरल चीज़ें हमको देखने में अच्छी लगेगी। आप बनावटी थोड़ी देर देखोगे फिर आपकी आंखों में चुभनी शुरू हो जाएगी। तो नेचुरल तो नेचुरल है। तो अभी सर दौर तो डिजिटलाइजेशन का बहुत तगड़ी तरीके से आ गया है, तो आपने 4-5 दौर देखे जैसा मेरे को पता है। वो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार ये मेरे दुर्भाग्य है एक सौभाग्य है। मैं मतलब अभी तो ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अब इस दौर में जो जन्मे हैं बालक बच्चे, इन मतलब आप समझिए 2001 के बाद में, जो 2002 के बाद में जन्मे हैं, जो 2010 के करीब जो 13-14 साल के हुए हैं, तो उन्होंने सिर्फ डिजिटल युग ही देखा है, उन्होंने फेसबुक ही देखा है। सीधा आंखें खोलते उनको लगा कि फेसबुक। लेकिन जो 1980 में जो लोग जन्मे हैं, 75 में जन्मे हैं, 82-85 तक भी जो जन्मे हैं, वो लोग सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे युग को बदलते हुए देखा, संधि काल देखा है युग का, जैसे आप सीधा सीधा कहें संधि काल, ट्रांजिशन एरा। हाँ, ट्रांजिशन। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि यार ये मेरा दुर्भाग्य था या मेरा सौभाग्य था कि मैंने ये दौर देखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था। आजकल जो आप छोटा सा मैं देख लीजिए कि एक व्यक्ति नीचे टीवी के सामने खड़ा है, एक परिवार का आदमी, एक सीढ़ियों पे खड़ा है बीच में, एक ऊपर छत पे खड़ा है और एक वो एंटीने को सीधा कर रहा है। तो एंटीने वाला उस एंटीने को घुमा रहा है, तो वो सीढ़ी वालों को बोल रहा है कि हाँ क्या कुछ आया। एंटी वो बीच वाला जो है वो नीचे पूछता है कुछ आया, तो नहीं दाने दाने आ रहे, अरे नहीं आया थोड़ा थोड़ी तो कुछ आई, कुछ फोटो आए। तो ये जो दौर है ये हमने किया है। तो अब इस बात को सोचें तो ये इसको एंटिक बोलते हैं। एंटिक क्या होता है? एंटिक जो ऐसी चीज़ें, विरासत की चीज़ें होती है, जो दृश्य दिखे। रेडियो के जो एफएम जो है, अभी एफएम चलता है, जो पहले एएम चलता था मेगाहर्ट्ज़ पे, जो कि अमित्री फ्रीक्वेंसी पे हम आकाशवाणी से ये व्यक्ति बोल रहे हैं ऐसा सुनाई देता था। तो उसको, उस चैनल को उस फ्रीक्वेंसी पे मैन्युअल सेट करना हाथ से, और फिर उसमें कोई मान लो दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी मिल जाती थी तो कई बार विविध भारती के साथ में और कोई चैनल मिल जाता था। तो ये रेडियो पे उस आवाज़ों को सुनना करना, मैं अमित सयानी बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें थी अब कहाँ। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने उन सारे एक परिवर्तन होते हुए इस सारे मीडिया के दौर को देखा है। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान जो है आज मुझे लगता है कि किसी भी कवि को, किसी भी कथा कंपोजर को, म्यूजिशियन को बहुत सारे नुकसान हुए। नुकसानों के बारे में तो अपन तो नुकसान और प्रॉफिट ये है कि हमने उस दौर को देखा। हम ऐसा दौर वापस किसी को देखने को शायद मिलेगा, अब शायद क्या मिलेगा ही नहीं, वापस बैक में तो नहीं जाएगा। वही बात है। मतलब आपने जब शुरू किया था, एक तो सुनने की बात करें तो आपको ये जो रेडियो वाली वो चीज़ें हैं, और प्रोफेशनली जब आपने शुरू किया था तो वो कैसेट का दौर था। देखो मैं जब आया था तो रिकॉर्ड का दौर समाप्त हुआ था लगभग। मैं जब, आप समझो 1997-98 के विषय में, तो एट लास्ट जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते थे जिसके ऊपर हेड को उठा के रखा जाता था, फिर वो राउंड में हेड उसको रीड करता था, वो एक तकनीक थी। वो दौर खत्म करके जो मीडिया है वो फीत पे आया था। अच्छा, वो एलपी रिकॉर्ड्स का दौर था या क्या था? वो एलपी रिकॉर्ड, हाँ वो एलपी रिकॉर्ड का दौर समाप्त जैसा ही था। मतलब रिकॉर्ड से एलपी का मतलब जो फीत पे चीज आई थी। तो स्टूडियो में स्पूल रिकॉर्डिंग होती थी, स्पूल बोलते थे उसको। तो वो फीत क्या है, ऐसे हेड पे चढ़ा के ऐसे सामने दोनों तरफ से, इधर से रिवाइंडिंग हो रहा है, उधर से नीचे से रिकॉर्ड हो रहा है, और वो दौर समाप्ति हुआ था। वो बड़ी फीत जो है छोटी फीत के रूप में, कैसेट रूप में आई थी, बहुत प्रचलित थी। और मैं जब आया तब यही था, डेक पे रिकॉर्ड करना होता था। तो डेक तो उस समय अवेलेबल नहीं थे इतने। तो उस समय ये सोनी वगैरह के जो टेप रिकॉर्डर होते थे ना, वो बहुत अच्छा मैन्युअल रिकॉर्ड करते थे। जैसे आपने रिकॉर्डिंग दबा दी, कैसेट डाल दी, रिकॉर्डिंग दबा दी, अब आप सामूहिक बैठे हो, ढोलक तबला सामूहिक, और एक जगह टेप रिकॉर्ड रख दिया आपने, तो वो टेप रिकॉर्ड जैसा सामूहिक रिकॉर्ड करता था। वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। अच्छा, तो उस दौर की अगर मैं जैसे म्यूजिशियंस की दृष्टि से देखूं तो मतलब ये वो मिक्स मास्टर का कॉन्सेप्ट तो उसमें हो ही नहीं सकता। मिक्स मास्टर कहाँ था सर उस समय? मिक्स मास्टर का जैसा रिकॉर्ड हो गया वो जो हो गया कर गया, ठीक है। बाद में उसमें तो इको इफेक्ट वगैरह ठीक है, आज से यदि आप उसको रीमास्टरिंग करते थे तो उसमें इक्वलाइजिंग का थोड़ा बहुत कुछ था, जो वो भी जिसके पास इक्वलाइजर थे। वो इक्वलाइजर प्रोफेशनल तो होते ही नहीं थे। वो जो बड़े लोग जो होते थे ना, कॉर्पोरेट घराने, उनके घर में क्या होता था
कि पूरा ऑडियो का सेट होता था, उसमें एक प्लेयर होता था, एक एम्पलीफायर होता था, एक इक्विलाइजर होता था, ऐसा पूरा एक रैक होती थी। तो वो लोग जब अपडेट होते थे तो वो क्या उसको कबाड़ को बेच देते थे या चोर बाजार बम्बई में बेच देते थे। तो आप बिलीव करो वहाँ बम्बई में गोल देवल जो ये इलाका है पुरानी बम्बई का, जिसको कमाटीपुरा, भिंडी बाजार, ये लेमिंटन रोड के आसपास का जो इलाका, वहाँ पे एक बड़ी चोर बाजार लगती है। तो वहाँ पर जो बड़े जो लोग होते हैं वो जो अपना सामान बेचते थे वो सारी रिजेक्शन के भी अब हम नए युग में आ गए। तो वो मैं तो गया था मुंबई और वहाँ से वो सारी चीज़ें खरीद के लाया था। उस बाद में जब हमने मतलब रिकॉर्डिंग के दौर में आए करे तो एक स्पीकर लाए थे हमने, डेक लाया था वहाँ से, यामा का, अक्काई का, मेरे पास अभी भी पड़ा है। अच्छा, तो उस दौर से शुरू किया। तो जब वो उस दौर में आप थोड़ा सा मतलब समझे, सेट हुआ मामला, तब तक वापस दौर बदल गया होगा। और देखो कितनी बड़ी मुश्किल हुई कि 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग का ज़माना था कि जिसमें इको या रिवर्ब ऐसा मतलब गूंज वाला कोई भी इफेक्ट लगना है वो तो पार्ट अलग रहेंगे, जैसे म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, किसी भी प्रकार का वादन हो गया, एक्यूस्टिक कोई भी वाद्य हो गया, वो तो रहेंगे लेफ्ट में या राइट में। और ढोलक, तबला, ये जो रिदम है, परकशन है, वो जिस पे मतलब इको नहीं लगना है वो चीज़ें अलग ट्रैक पे रहेगी। तो ऐसे रिकॉर्ड होता था कि ढोलक, तबला, खंजरी, ये मंजीरे अलग, सिंगर, कीबोर्ड, हारमोनियम वगैरह ये अलग। अब ये तो हमने किया स्टूडियो रिकॉर्ड, तो स्टूडियो तो भी एक कमरे में नहीं हो सकता था। तो जैसे आपने मेरा स्टूडियो देखा है तो उसमें केबिन वाइज एक व्यवस्था होती थी। तो जैसी फ्रीक्वेंसी की जो चीज़ें बज रही वो अलग से ही बैठते थे, लेकिन वो होता आखिर में 2 ट्रैक में ही आके रिकॉर्ड था। मतलब भली 50 चीज़ें बज रही है, लेकिन एट लास्ट देखो बम्बई में बड़े जो स्टूडियो थे वहाँ पर ये टेक्निक थी, लेकिन बहुत महंगी थी उस समय, उसको एफर्ड करना मुश्किल उस समय तो बहुत मुश्किल था। तो संयोग से हम जब आए तो हमने तो वहाँ से शुरू किया। अब उसको ठीक से समझ जब तक नहीं पाए तब तक तो मल्टी ट्रैक आ गया। तो मल्टी ट्रैक के ये कंप्यूटर नहीं था। हमने एक रोलैंड का VS2480 करके एक वर्क स्टेशन आया था उस समय, VS2480 वर्क स्टेशन रोलैंड का। तो वो 24 ट्रैक मल्टी चैनल रिकॉर्डर था अपने आप में। तो मैं वो लेके आया फिर। तो हमने फिर ये जो आपने जैसलदाड़ भी मेरी सुनी है वो हमने उस पर रिकॉर्ड किया। तो उसको समझने में बहुत वक्त लग गया, 6 महीने तो उसको समझने में लग गया कि अब यार कोई व्यक्ति 5वीं तक की पढ़ा है और उसको यदि 12वीं का सिलेबस आ जाए। और उस समय तो कुछ ऐसा मीडिया नहीं था, तो इंग्लिश इतनी जानकारी नहीं थी। अब उसके साथ में इतनी सारी बुक आई, इतनी बड़ी बुक आई, और वो भी इंग्लिश में। उस बुक को अब तो क्या है, आजकल के बच्चे तो इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, ट्रांसलेट किया, पढ़ा किया, नक्की हुआ। अब हम तो इतने इंग्लिश के इतने जानकार नहीं थे। तो फिर इंग्लिश के जो टीचर होते थे उनको कहते थे कि भाई साहब ये जो चैप्टर है इसका क्या अर्थ बनता है, तो वो तो टेक्निकल भाषा में ही जवाब देते थे। तो टेक्निकल भाषा भी हमको पता नहीं थी। तो आप बिलीव कीजिए कि उस चीज़ को भी हमने प्रयोग द्वारा समझा। रात को बैठते थे, इस फेडर से क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी से क्या होगा। उस पूरे वर्क स्टेशन को मेरे को समझ में 6 महीने लग गए। फिर हमने उस पर ये तोड़ा दे रानी, थारोड़ो साहिबो बता, तेजाजी महाराज की जो हमारी कथा मैंने कुशलीन गाई थी, 1.5 साल लग गया उसमें। लेकिन फिर था वो 2 ट्रैक आया था, वो कैसेट में, मतलब एट लास्ट बाजार का मीडिया तो कैसेट ही था। और कैसेट से फिर सीडी का दौर आया, तो उस ट्रांजिशन में और आपको कुछ समझना पड़ा? देखो कैसेट, पहले हम कैसेट मास्टर रिकॉर्ड करते थे, फिर बाद में 2 ट्रैक ये विंडो जब आया, विंडो के जो फॉर्मेट आए तो जेट ऑडियो करके एक उसका सॉफ्टवेयर आया था, जेट ऑडियो। फिर एक साउंड फोर्स करके एक सॉफ्टवेयर आया था, कूल एडिट प्रो एक सॉफ्टवेयर आया था। तो कहीं से पायरेसी हमने बम्बई जाके और कहीं से कहीं पायरेसी उसका जुगाड़ किया। दिमाग ये था कि जैसे ऑडियो डेक में 2 इनपुट जाते हैं, तो अब मान लो कंप्यूटर के पीछे साउंड कार्ड में भी जो है यदि इन आ रहा है तो ये इन कहीं तो जा रहा है, ऐसा दिमाग लगाया हमने। पूछा नहीं किसी को भाई ये आउट स्पीकर सुनाई दे रहा है लेकिन इसमें ऑक्सिलरी इन जा रहा है, तो इन आखिर में कहाँ जा रहा है। तो उसका शोध किया हमने रातों बैठ के। फिर पता चला कि ये इन ऐसे साउंड गार्ड से माध्यम से जाता है, कोई सॉफ्टवेयर इसको यदि सपोर्ट करता है तो वो इन को लेता है और वो साउंड जैसे फिर वो रिकॉर्ड करता है। तो जो चीज़ डेक में रिकॉर्ड हो रही थी 2 ट्रैक, उसी को हमने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जोधपुर में ये चीज़ राजन जी स्टूडियो में उन्होंने लाई थी। तो लगभग देखो राजन जी का इतना पुराना स्टूडियो था, इतना बड़ा स्टूडियो था, लेकिन आप समझो कि मेरी खोज इतनी तकड़ी थी
कि राजन जी के इतने सालों के अनुभव के बाद में उन्होंने वो चीज़ लाई और मैंने अपने जुगाड़ से इसको खोज करते करते इस चीज़ को प्राप्त किया। तो फिर हमने कमरे में बैठ के एक वहाँ जहाँ आप दिन में गए थे, पुराना स्टूडियो हमारा, तो वहाँ पे एक हॉल था, उसको थर्माकोल से ऐसे कपड़े उपड़े लगा के साउंड प्रूफ किया। अमर चूंदड़ी ओडू वो मतलब, तो फिर वर्क स्टेशन में क्या हुआ, एक अपडेशन आया उस वर्क स्टेशन में कि उसमें एक स्लॉट था, इसको स्केच ही बोलते थे। अच्छा। तो वो बाहर किसी डिवाइस में रिकॉर्ड कर सकते थे, मतलब उससे 20 पिन की एक स्केच ही एक फॉर्मेट में जाता था। लेकिन बाद में उसमें एक अपडेट आया कि उसमें एक स्लॉट था, वहाँ पे अब सीडी प्लेयर जो है, सीडी रिकॉर्डर जो है वो, तो आपने अंदर जो रिकॉर्ड किया है उसको आप 24 ट्रैक को, सेपरेट चैनल को आप उसको 2 ट्रैक में लास्ट में इधर ले सकते हो, इफेक्ट्स वगैरह, मतलब वो भी पड़ा है मेरे पास आज की तारीख। तो उसके बाद में सर सीडी का दौर आ गया, अपन किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है उस प्रक्रिया पे जा रहे थे। ये तो सारी रिकॉर्डिंग की मुश्किलें थी, और उसके बाद में सीडी कैसेट के दौर में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता था, वो भी एक बार समझाइए आप। महाराणा प्रताप का हमने एक रिकॉर्ड किया था ऑडियो, तो उससे पहले मेरा लगभग संघर्ष काल जो था शुरू हुआ था, तो मैं अपनी कैसेट ऐसे जो अभी मैंने जो विधि बताई उस विधि से हम जब रिकॉर्ड करते थे तो मैं उस कैसेट को लेके जोधपुर जाता था। तो जोधपुर की उस समय की जो तत्कालीन कंपनियां थी जो इसमें राजस्थानी संगीत में काम करती थी, तो उनको जाके ये सुनाते थे, तो बोले कि ठीक है, अब पैसे वैसे तो प्रकाश जी देंगे नहीं, हम इसको रिलीज कर देंगे। तो यही सोचते थे कि चलो रिलीज कर दो, और तो क्या करें, पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे, पैसे तो हम अपने स्तर पे कराएंगे, आपको यदि करेंगे, यदि हमको आवश्यकता होगी तो हम अपने स्तर पे आपको जोधपुर स्टूडियो में करेंगे, इस प्रकार की रिकॉर्डिंग तो हम कैसे करेंगे, तो पैसे देंगे नहीं ऐसा शर्त था। तो हमने कहा चलो, 22 तक हमने पहली कैसेट गाई थी तो बिना पैसे दे दी, और वो रिलीज हो गई। यहाँ जसवाल में मेला हुआ, वो कैसेट चल गई उस कंपनी, उसको लगा कि यार ठीक है आदमी, तो उन्होंने जो उनकी जो शर्त थी ना कि स्टूडियो में करेंगे, वो शर्त वो उन्होंने छोड़ दी, बोलेगा आप जो कर रहे हो हम वही ले लेंगे। तो ऐसे करते करते हमने वो किया। एक है ना उसमें बीच में एक विषय आया कि महाराणा प्रताप का ये जो अपना मायड़ थारो पूत कट्टे जो हमने उसको रिकॉर्ड किया, उससे पहले जैसल धाड़वी और ये मैं मधुर गीत में गाता था, अक्सर मधुर गीत में सारे मेरे वॉल्यूम उस समय थे 4-5 साहब जो भी थे, जितने भी थे उस शर्त पे जो मैंने अभी पहले बताया। तो उनका कॉम्पिटिटर जो उनका जो प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी थी वो श्री कृष्णा थी। तो उस समय ये जो ऑडियो है वो वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, मतलब ये ऑडियो जो सीडी बनी थी वो कन्वर्ट वीडियो में कन्वर्ट, मतलब वीडियो बनेगा। उससे पहले तो टी सीरीज वगैरह यही बनाती थी, लेकिन इन्होंने डेयरिंग करी थोड़ी सी, मतलब उसमें लगाया कि चलो पैसा लगाते हैं। अभी दौर ऐसा आया कि मुझे लगा कि अभी ये लोग कमाते हैं और ये वीडियो सीडी भी बनाएंगे, कैसेट में भी कमाएंगे, 2-2.5 रुपये उसमें भी कमाएंगे, उसमें भी कमाएंगे। तो मैंने श्री कृष्णा को मैंने कहा आपको मैं साथ में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आप अपना वीडियो राइट्स रखो, जो वीडियो बनाओगे वो आपका होगा, लेकिन जो कैसेट, क्योंकि कैसेट लास्ट दौर में थी, मतलब वो एक रामदेव जी का मेला था लास्ट दौर, उसमें कैसेट डेक लास्ट स्थिति में था। तो मुझे लगा कि यार ये कैसेट का जो रेवेन्यू है वो मुझे दे दो। तो आप बिलीव करोगे उस समय भी लगभग 2 लाख रुपए का रेवेन्यू बना था उसमें 2003 के साल। ऑडियो ओनली ऑडियो, और ईमानदारी से उन्होंने हमको 2 लाख रुपए दिए। उस समय मेरे को कार लानी थी, तो मैं वो 2 लाख रुपए, उन्होंने इंडिगो गाड़ी नहीं आई थी तो उनको 2 लाख रुपए डिपोजिट करके दिए थे। और उसके बाद में महाराणा प्रताप हमने बनाया, तो इन्होंने सारी कंपनियों ने मना कर दिया कि साहब ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे बजने वाली चीज है, इसके ऊपर हम कैसे मतलब आपको करें। और तब तक सीडी का दौर पूरी तरीके से आ चुका था जब महाराणा प्रताप बनाया, सीडी का दौर आ चुका था। तब हमने अपनी कंपनी शुरू की, मालानी म्यूजिक करके, उसको महाराणा प्रताप को ही लेके लॉन्च किया। और चंपे खां की, जो आज चंपे खां का विषय भी चल रहा है, मैं बीच में बोल देता हूँ। जोधपुर के लोग जो हैं, कंपनीज वाले हैं, वो चंपे खां को बुला के और उसको बहला के फुसला के बिठाते थे, और एक कैसेट का करके 3-3 कैसेट 2.5 कैसेट कर देते थे। अब सामान्य कलाकार देखो जोधपुर में होटल में रह रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, तो वो देखता है यार और से अधिक मेरा प्रचलन होगा, तो वो बेचारे गा लेते थे। तो हमने शुद्ध रूप से चंपे खां को उस समय 11,000 रुपये अलग, जज सब की जोधपुर के लोग सब 2500-3,000 रुपये देते थे। तो मुझे लगा कि एक तो महाराणा प्रताप और एक चंपे खां जी का अपन करते हैं। तो चंपे खां जी का, मैंने कहा चंपे खां जी आप क्यों लूट रहे हो फालतू में यार, आपका ये है। तो उनको समझ में आई
तो मेरे पास जोधपुर से बहुत सारे फ़ोन है, बोले क्यों बढ़ा रहे हो और क्यों फालतू में हमारे आरडी दे रहे हो और अच्छा, मार्केट खराब कर रहे हो, हम तो 3,000 रुपये में गवा रहे हैं, तुम 11,000 रुपये दे रहे हो सीधे। लेकिन मेरा एक जिद हो गई थी कि महाराणा प्रताप देशभक्ति की इतनी बड़ी रचना है, कंपनी को लगता है कि हमको इनकम नहीं मिल रही इसलिए हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, हमारी बिकेगी नहीं, जबकि मेरा विषय था कि यार ऐसे जो ऑडियो वो कहाँ पड़े हैं। तो उस बेस पे हमने दो वॉल्यूम, एक लोकगीत का चंपे जी का, चंदियो मेरा। उस समय कैसेट खत्म हुई उसी समय लगभग लास्ट टाइम 1 साल के अंदर हमारे पास 4.5 लाख कैसेट हमारी कंपनी की बनी हुई पड़ी थी। उसको फिर करे क्या उसका 4-5 साल बाद में तो उसको हमने रखा है और उसको फिर हमने बाद में 3 रुपये किलो में जो है 4 रुपये किलो में शायद बेच दिया था। और यही दौर सीडी के 4 साल के चलने के बाद में सीडी का जो दौर खत्म होने लगा, उस समय ऐसा ही हुआ कि 2010 में सीडी का दौर लगभग खत्म होने को प्राय आया। आप पता कर लीजिए 10 का ही साल था लगभग। तो उस समय हमारे पास में लगभग 8 लाख सीडी बनी हुई थी हमारी कंपनी की। उसको भी हम लोग को 30-35 रुपये किलो में बेचना पड़ा। तो हमने मेरा कहने का भाव ये था इस सारे विषय में कि हमने ये 2 दौर तो उस समय देखे, तो इन दौरों से निकल के जब आए तो ये सारी चीजें अभी जो ये हो रहा है कहीं न कहीं उस चीज को मैं जब जोड़ के देखता हूँ तो बड़ा विषय है। अच्छा, और सीडी के दौर में डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या दिक्कतें हो सकती थी वीडियो और ऑडियो के साथ में, क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे? भाई डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई विषय ही नहीं था। कंपनी जो मालिक होती थी, जो कंपनी हेड है, वो ही सारा सर्वाधिकार होता था। ये रेवेन्यू का तो पहली बार भी मतलब गायन करने वाले का क्या हक होगा, सीडी पे किसका अधिकार होगा, ऑडियो पे किसका अधिकार होगा, वीडियो पे किसका अधिकार होता, इसकी मुहिम भी जो है वो मैंने शुरू की थी। उस समय मंचला जी का बड़ा नाम था, तो मंचला जी मेरे गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश क्यों कर रहा है यार, छोड़ना, इन्होंने इनसे पंगा मत लो, ये तो बड़े लोग हैं। मैंने कहा भाई साहब बात पंगे की नहीं, बात है कि हर प्रति व्यक्ति का एक राइट्स है, उसका आर्टिस्ट का हक है। और राइट्स इसलिए है कि उससे पहले रामनिवास जी, मोहन जाला जी, राजकुमार स्वामी जी की बहुत सारे ऑडियो चलते थे। आपको पता है राजकुमार स्वामी जी की इतनी सारी, मैं जब ये सब किया ना उससे पहले तो इनके राजकुमार स्वामी जी का तो मैं फैन था। मतलब कैसेट उनकी सुनना, मतलब ऐसे रात भर तक ऐसे उल्टी सीधी करके सुनना करना रामनिवास जी की। तो बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ नहीं दिया उस समय, और उनकी मजबूरी थी कि कैसे भी करके फेमस हो जाओ, बाद में देखेंगे, उससे जागरण मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जागरण मिलेगी, बाद में कुछ भी अच्छा होगा। तो एक बार ये बलिदान दो अपना, तो वो बलिदान ही रह गया आज तक तो मेरे हिसाब से तो। पर हो सकता है उनको अवेयरनेस भी ना हो इस चीज की, या था पता होते हुए भी उन्होंने करा। देखो कुछ लोगों को पता था, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी थी। बाहुबल जब कार्य करता है ना, तो भले आर्थिक बाहुबल हो या चतुराई का बाहुबल हो, जैसा भी है, मतलब मानसिक बाहुबल हो, शारीरिक बाहुबल हो या आर्थिक, 3 प्रकार के बाहुबल मान लें, तो बाहुबल के आगे जो है सामान्य व्यक्ति को उस समय पस्त होना पड़ता है, क्योंकि उसके खुद के भी कुछ होप होते हैं, यार कैसे भी करके मैं इधर से निकल जाऊं, फिर आगे जाके मैं कुछ करूंगा। शायद कई लोगों को समझती, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि मैंने ये सारा दौर अपने हाथों से किया। तो आपने फिर मुहिम छेड़ दी वो सीडी वाले मामले में, फिर क्या प्रॉब्लम्स रही? फिर उन लोगों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनको लगा कि अरे यार 2 लाख रुपए ले गया, ये तो कल वीडियो के लिए भी मांगेगा। और इस बात पे हमने अपनी कंपनी शुरू कर दी, तो हम तो प्रतिस्पर्धा में आ गए। हमारी कंपनी श्री कृष्णा, मधुर गीत, मिलन, जालोर में एक सुंदा कैसेट थी वो, सुमेरपुर में मनमीत, उधर चित्तौड़ में श्री कैसेट, दिल्ली की चेतक, और युग की कैसेट दिल्ली की। तो हम उस प्रतिस्पर्धा के खुद भाग बन गए। मतलब हम, देखो मैं तो गायक ही था, लेकिन मेरा शौक था स्टूडियो का, मैं अपना काम करता था। मेरा छोटा भाई महेंद्र जो है, उसको हमने ये सारा काम दिया था। तो एट लास्ट ये प्रतिस्पर्धा का दौर बन गया। फिर एक बड़ा मजा आया, उस समय क्रांति आई, आप समझो। अच्छा, उससे पहले क्रांति नहीं थी। तो उससे कुछ म्यूजिक की क्वालिटी एलिवेट हुई थी ना सर, क्या बात करते हो आप। समझो कि महाराणा प्रताप 2004 की 5 की रिकॉर्डिंग है, और अब भी आज भी मतलब आउटडेटेड नहीं लगती। और आज भी आप सुनो तो आपको लगेगा कि नहीं ये इस युग की रिकॉर्डिंग है। इस युग मतलब अभी जो मिक्स मास्टरिंग का जो दौर चल रहा है। तो क्रांति तो सर आई, क्रांति उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में उसी ट्रैक पे काम करना शुरू किया। बालोतरा में एक स्टूडियो जगह, 2 मेरे साथ में जो म्यूजिक बजाते थे इंद्र शर्मा, उन्होंने अपना अलग से स्टूडियो किया। जोधपुर में
2 स्टूडियो 3 स्टूडियो हुआ करते थे, सुनील त्रिवेदी जी का, ये अपने इनका नंदू जी का, कानजी सोलंकी का। उसके बाद में विस्तृत रूप से स्टूडियो की रचना शुरू हुई, लोग इसमें जाने शुरू हुए। मतलब आप समझो कि क्रांति का सूत्रपात उस समय हुआ था। और मैं समझता हूँ कि मैं अपना श्रेय तो नहीं लेता इस बात पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सूत्रपात पे मैं उसका अंग था, मतलब उसका एक भाग था उसका। सही बात है। तो इस तरीके से सीडी का दौर भी चला गया, फिर आपको फिर से ट्रांजिशन के दौर से गुजरना। अब सीडी के बाद डीवीडी आई। 700 MB की सीडी होती है, 720 MB की, और 4.8 GB की डीवीडी आई। तो समस्या ये हुई कि चलो वीडियो कंटेंट तो हमारे पास थे, तब तक हमने चंपे खांची के भी बहुत सारे किए थे, मेरे खुद के भी किए थे, और भी कलाकारों किए थे। तो डीवीडी आई, तो अब एक डीवीडी में 4 CD डालनी, तो 4.8 GB का डाटा बनाना, मतलब उसके ऊपर कितना बड़ा पैसा खर्च होना है। अच्छा, अब ये तो वीडियो की बात, इसी को आप ऑडियो फॉर्मेट में ले आओ, MP3 आ गई, मतलब उसका एक वेव फॉर्मेट का MP3 आ गई। तो 4.8 अभी भी आज अपन MB बजा रहे, 35 MB 60 MB का MP3 खूब हो जाती है मेरे हिसाब से। तो 4.8 GB में कितनी सारी MP3 डालनी है आपको, और रेट भी वही मिल रही थी। रेट तो वही थी सर, CD के मिल रहे थे बनाने के लगभग 18 रुपए, और डीवीडी के मिल रहे थे 24 रुपए। हाँ, और डेटा 10 गुना जा रहा था एक तरीके से देखा तो। तो अब उसमें फिर लड़ते लड़ते एक युग आया कि भाई अब ये डीवीडी भी खत्म हो गई, अब क्या करें। टी सीरीज ने पेन ड्राइव लॉन्च की, तो पेन ड्राइव से पायरेसी होने का बहुत बड़ा वो, तो सीडी के समय भी हो रही थी पायरेसी। तो पेन ड्राइव तो क्या है, उसके ऊपर लॉक वॉक तो कुछ होता नहीं है। टी सीरीज ने रिलीज की, उस पेन ड्राइव को सीधा कॉपी करके उसी से पेन ड्राइव को उसकी रेट में बेच दिया। टी सीरीज ने तो पेन ड्राइव का भी पैसा लिया, अपने डाटा का भी पैसा लिया। लेकिन पायरेसी करने वालों क्या है, वो पेन ड्राइव में और 20 रुपये मिल जाए, ठीक है, 5 मिनट तो लगते हैं कॉपी होने में। गजब दौर था। तो सीडी और ये दूसरे दौर में ये प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद में फिर डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। बिल्कुल हो गया था। 2012-13 के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग का दौर नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट की स्पीड नहीं थी, लाइव स्ट्रीमिंग आया भी नहीं था। लेकिन डिजिटल, मतलब अब आपका जो भी मीडिया है वो आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा, वो आप अपने यूट्यूब पर ही यूट्यूब ही था। पर यूट्यूब तो पॉपुलर तो खैर 2015-16 में जब जियो आया था तब हुआ था। हाँ, वो 3G के बाद में, 2G में तो यूट्यूब नहीं। उससे पहले मोबाइल में मल्टीमीडिया का भी आ गया था कि वो सेम सीडीज मोबाइल में गानों के फॉर्म में भी शुरुआत दौर था। तो फिर ये दो उस जगह तक तो आपने पकड़ रखी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पकड़ रखी। उसके बाद में थोड़ा ऐसे, उसके बाद मैं हिम्मत हार गया, सच बताऊं। देखो उस समय क्या हुआ कि ये सारे करते करते मैं पर्याप्त प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये समय भी तो 10 साल का था, लगभग 10 साल का, क्या, हाँ 10-12 साल का समय था। तो 12 साल व्यक्ति यदि विभिन्न प्रकार के इतने सारे ऑडियो हमने मैंने लगभग 380 भजन गा लिए थे तब तक, तो लगभग लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। और महाराणा प्रताप, तेजा जी, जैसल दाड़वी, ऐसे जो टाइटल थे वो बहुत फेमस हो गए थे। और फिर एक मैं बहुत विशेष बात आप सबको जानकारी दूं, ये जो लाइव सीडी का जो, मतलब लाइव कार्यक्रम दिखाना, ये शुरुआत वो मेरे द्वारा की गई है। हमने टापरा में एक भाई साहब के प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, खीमसरा परिवार ने करवाया था। उस समय VCR वाले कैमरे लगा के हमने रिकॉर्ड किया था। VCR वाले भी थे उस समय, फिर DVD वाले कैमरे आए, तो कुछ DVD वाले, कुछ VCR वाले कैमरे लगा के रिकॉर्ड किया। अब उसको हमने लॉन्च किया। अब बिलीव करो, टी सीरीज की ब्लैंक CD लेके उसके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग हमने करवाई। एक शाम माझी साहब के नाम, ऐसा प्रकाश माली, ये जो भी उसमें कलाकार थे। फिर मुझे लगा कि ये तो ठीक, अच्छा विषय है, लोगों ने उसको बहुत सराहा, क्योंकि DVD प्लेयर सबके पास होते थे, करते थे। और फिर हमने एक सेशन शुरू किया प्रतापपुरी जी के, वहाँ पे जसदेर में प्रतिष्ठा हुई, तो दूसरा वीडियो हमने लाइव 1 करके वो रिकॉर्ड किया। तो उसमें मैंने पूरी अरेंज की टीम, कैमरा। तो मेरे दिमाग में आया कि अब है ना, इससे लड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा, कलाकार को इकट्ठा करना, ऑडियो बनाना, इतना लाइव प्रोग्राम भी बहुत होते थे, तो टाइम नहीं मिलता था, तो कैसे करें। तो अब मीडिया में तो बने रहना अपने को, तो जो भजन जो हम प्रसिद्ध होते थे उनको ऐसे मंच पे गाना, फिर कैमरे लगाना, फिर उसको एडिट करना,
तो एक लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3, लाइव 4, लाइव 6, लाइव 7 ऐसा करते हमने 12 लाइव बनाए। उस 12 लाइव में लास्ट जो लाइव आए थे वो माजी सा जसोल के बड़े कार्यक्रम जो थे वो थे। अच्छा, कौन से सन तक? लगभग 16-17 मतलब 15-16 की बात कर रहा हूँ, 14 से लगा कर 16 तक। उसमें आशा वैष्णव जी की एंट्री हुई हमने जसोल में। उन्होंने कहा भैया, तो मैंने ना जसोल, मेरे को मतलब मेरा मन क्या था कि यार अच्छे जो लोग गायन करने वाले लोग आ रहे हैं उनको सबको ही जितना मैं अवसर दे सकता हूँ। तो वो जो लाइव जसोल वाले लाइव में आशा जी का स्पेशली हमने पूरा एक लाइव बनाया, आशा जी का फेवरेट, बहुत प्रसिद्ध हुई आशा जी को, उससे बहुत लाभ हुआ जीवन में। और ये सारा खत्म होने के बाद में ये यूट्यूब आ गया, तो उसके बाद में फिर हमको बहुत समस्या आई, अब क्या करें। तो यूट्यूब आने तक शायद आप अपडेट रह रहे थे, चीज़ों को समझ पा रहे थे, बहुत कुछ किया उससे। फिर व्यस्तताएं बढ़ रही थी तो उस वजह से शायद फिर यूट्यूब को मतलब भूल ही गया, मैं तो छोड़ ही दिया इस चीज़ को। मैं फिर 4 साल तक 2014 से लगाकर लगभग 2017-18 तक 16 तक मतलब अपने प्रोग्राम के लिए पूरा डूब के, मैंने टूट के काम किया। उसका रीज़न भी था, हमने अपना मकान बनाया तो उसका कर्जा था, अपने भाइयों की शादी वादी की तो उसका भी कुछ भार था। पुराना हमारे पत्रों का मकान था तो मेरे पापा ने अच्छा थोड़ा ठीक ठाक बनाया था, लेकिन उसको हमने मोडिफिकेशन किया, वो किया। फिर बच्चे पढ़ रहे थे, कर रहे थे, मतलब जीवन में क्या नहीं चाहिए होता है, व्यवस्थाएं तो अच्छा जैसे जैसे प्रसिद्ध हो रहे थे तो वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन भी करना है आपके पास में। पहले आप फिजोट गाड़ी में, जीप में जाते थे, फिर टवेरा गाड़ी में आए, आप सूमो में आए, फिर टवेरा में आए, तो फिर लगा कि अब थोड़ा सा कैसा हो रहा है, लोगों का एक अपेक्षा होती है। तो बम्बई के, गुजरात के लोगों को देखते थे, तो फिर गाड़ी का भी, बड़ी गाड़ी का इंडिवर गाड़ी हमने ली, तो वो तो एक जीवन का अंग है, कोई नहीं। तो टूट के तो हमने, क्योंकि कर्जा भी बहुत हो गया था ऊपर, लगभग मकान वगैरह बनाया, उसका मुहूर्त किया वगैरह, ये वो 60-70 लाख रुपए कर्जा हो गया था। तो मैंने टूट के प्रोग्राम के ऊपर ध्यान दिया 4-1 साल तक लाइव में। और यूट्यूब को इतना मतलब सीरियस भी नहीं लिया था कि ये सीरियस था नहीं उस समय, कोई मोनेटाइजेशन था नहीं। देखो सच बात तो ये कि मीडिया, यूट्यूब क्या देगा ये तो था भाई। सीडी बेचते थे तो आपको 1.5-2 रुपए डीवीडी से कुछ तो उसका प्रॉफिट मिलता था। वो प्रॉफिट हमारे कमाने के उद्देश्य का नहीं था, वो प्रॉफिट क्या था, इस प्रॉफिट से वापस नया कंटेंट बनाएंगे। घर तो मेरा मेरे गायन से ही चलता था, मेरा पूरा सिस्टम तो गायन से ही चलता था। लेकिन मेरे ऑफिस में जो स्टाफ है, स्टूडियो में कोई स्टाफ है, तो वो सारा मेंटेन उससे चलता था, उसकी आमदनी से। लेकिन यूट्यूब जब आया तो उसकी कोई वो कोई ये मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं थे ना। तो मोनेटाइजेशन तो था पर शायद बहुत रेयर, मतलब उसके लिए बहुत। और उसी समय दुर्गाराम जी जैसे आरडीसी, तो आरडीसी मेरा संपर्क हुआ। सबसे पहले तो हमारा संपर्क हुआ कॉलर ट्यून को लेके, पैसा तो कॉलर ट्यून में आ रहा था, बहुत आ रहा था, सही बात है। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम वहाँ पे hungama.com से वो वहाँ पे उनके साथ टाइप थे, और अब हंगामा उस समय बड़ी कंपनी थी, तो हम कैसे जुड़े। तो दुर्गाराम जी मीडिएटर बने, हम दुर्गाराम जी को अपना कंटेंट देते, वो उसका कॉलर ट्यून काट के देते, उसका रेवेन्यू आता, आधा दुर्गाराम जी रहते, आधा हमको देते। फिर उन्होंने कुछ परसेंटेज हंगामा का भी रहता है। हंगामा का तो वो उसका सीएमएच ही था, वो तो उसका पैनल ही था। फिर दुर्गाराम जी खुद की कंपनी शुरू की। मेरे पुराने संबंध रहे दुर्गाराम जी की कंपनी आरडीसी को स्टैंड करने में। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं और जोधपुर के पीआरजी सज्जन सिंह लोगों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर प्रेम भाव चलता रहा, और वो चैनल उन्होंने मतलब उनको ही दे दिया, और वही करते रहे। तो उन्होंने कभी न तो मैंने उनसे हिसाब भी पूछा, और उन्होंने कहा कि आपको हमारे पर विश्वास है, जो भी वो महीने में जो भी रेवेन्यू बनता था वो हमारे खाते में ट्रांसफर करते थे। हमने सोचा भी नहीं कि इसके पीछे बैक पैनल, बैक स्टेज, ये वो स्पॉटिफाई, ये उनको कुछ भी पता नहीं था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उस समय अपनी पारिवारिक परिस्थितियां, मेरी खुद की निजी परिस्थितियों के कारण से मैं सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने लाइव प्रोग्राम पे, मैं कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं था। सुनो, एक 1100 रुपये से जो कलाकार गायन करना शुरू करके उसने यदि इस पूरे फील्ड को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा तो चलो लाभ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, हुआ, मैं मानता हूँ। लेकिन कितने सारे कलाकारों को आज 2 रुपये मिल रहे हैं, कितने सारे ढोलक, तबला, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, गायन वायन, ये कितने लोगों का जीवन पल रहा है। साउंड थे कहाँ, सही साउंड ले जाते थे, साउंड कहाँ था। तो ये बात थी। और यूट्यूब पे आपकी इतना यूट्यूब पे आपका ध्यान गया नहीं, और जियो यूट्यूब कुछ देता ही नहीं था तो क्यों ध्यान दे। यूट्यूब कुछ देता नहीं था, उसमें अलग माथा फोड़ी रहती यूट्यूब की। तो एक तरफ जियो आ गया
और जियो के दौर में ये हो गया कि लोगों के पास डेटा था पर देखने के लिए कंटेंट कम थे, तो इसलिए जो जितना भी कंटेंट था आपके लाइव वगैरह सारी चीज़ें लोग बहुत इजीली और अच्छे आनंद ले लेके देख रहे देखते थे। थे। अब देखो देखो क्या होता है, 2020 में कोरोना आया, हमको सारी ये चेतना जो 2019 के करीब आई कि अब हम इसमें करेंगे, 2020 में कोरोना लग गया। कोरोना के समय, जिस समय परवान पे था ये सारी चीजें, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें परवान पे थी, अपने परवान पे, अपने लास्ट स्टेज पे थी कमाई के मामले में। कोरोना है, साल 1.5 साल बैठे रहे, हमने ये फैक्ट्री का निर्णय किया, ठीक हुआ नहीं हुआ ये अलग विषय है। वो तो मेरा ध्यान इधर लग गया थोड़ा, 2 साल तो सारे लोग तो घर पे बैठे थे। ये अच्छा कर लिया था आपने, वैसे 2 साल अच्छे यूटिलाइज कर लिए थे। पर इसका भी कोई अच्छा रिजल्ट प्रोफेशनल मतलब कमर्शियली कोई ग्रोथ का कमर्शियली सामने आया नहीं, लेकिन ये है कि हमने कुछ किया, ये हमारे संतोष से है। सही बात है, इसमें अगर अच्छे से कुछ एफर्ट लगाए तो अभी भी हो सकता है, स्कोप खूब है। वो आकर वो अलग किस्मत विषय में है। क्या लिखा हुआ है। तो फिर ये जब मेन अभी जो बातचीत चल रही है आपके बारे में कि आपकी भी वीडियोस आ रही है, बहुत सारे लोगों की उसके अगेंस्ट में आ रही है, कुछ पक्ष में कर रहे हैं, बातें खूब हो रही है पर सही नहीं हो रही है, मतलब किसी को भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुद्दा क्या है, रेवेन्यू क्या है। तो ये आपको चेतना कब से जगनी शुरू हो गई थी कि आपका भाई ये बात जो है 2020 से ही मुझे तो लगनी शुरू हुई थी, लेकिन उस समय परिस्थितियां नहीं थी। अच्छा, सबसे मुख्य मैं ना बहुत खुले मन से कहना चाहता हूँ कि उस समय के जो यूट्यूबर या चैनल थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश जी यार आपके कारण से हम खड़े हो रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और मुझे पता नहीं था कि ये मतलब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा मामला। तो सपोर्ट के भाव से, मतलब कि यार किसी का, चलो मेरे कारण से किसी का भला हो रहा है, चल चला ले भाई। और तब तक आपको एग्जैक्ट रेवेन्यू जब मुझे पता चला कि यार इसने मेरे से मांग के चलाने के लिए रिक्वेस्ट करके कहा था कि भाई साहब आप प्लीज, और इतना पता भी नहीं था कॉपीराइट एक्ट वगैरह के बारे में, मैंने ढूंढा, इधर ठीक है यार चल रहे हैं। लेकिन जब पता चला कि यार एक एक कंटेंट पे 40-40 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था, उस व्यक्ति की उसमें न तो उस आयोजन में भागीदारी थी, न वो वहां पर तय था, बुक था, न उस कैमरामैन को उस आयोजक ने भी बुलाया था। और कई बार तो ये होता है कि वो खुद ही नहीं आया, उसने तीसरे का कंटेंट उठा के अपनी आईडी पे चढ़ा दिया। अच्छा, कॉपीराइट जो है वो प्रकाश माली दे सकता है क्योंकि मैं सिंगर हूँ, तो तीसरी कंपनी को कॉपीराइट किस आधार पे देती है? कुछ नहीं देती। कैसे दे सकती है? क्योंकि वीडियो तो वो कितनी जगह पे ट्रांसपोर्ट होके पहुंचा है, यहाँ से आपने उठाया, उसने वहां से उठाया, तो उसका मालिकाना हक तो किसी के पास नहीं है। तो वो देख रहा है कि यार वो जब तक अपने को नहीं छेड़े तब तक वही चलाए, वो देख रहा है कि मेरे को नहीं छेड़े तब तक चलाए, वो भी कमाए, वो भी कमाए, वो भी कमाए। तो ये जो अफरा तफरी मची, ये मुझे 4 साल से पता है। लेकिन मैं सहयोग का भावनात्मक शुरू से भी, यार किसी का भी भला हो, किसी का भी अच्छा होता है, सब सोच के। तो थॉट्स आपके 3-4 साल से इस मसले में चल रहे थे कि इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फिर अभी जब आपने 2025 में आके ये फैसला करा है, 24 के एंड में, कि आपका सारा कंटेंट का जो भी है राइट्स वगैरह आपके पास रहेंगे, और उसके लिए आपने एक किसी डिजिटल कंपनी को काम दिया है, तो इसमें किसका योगदान था, किसकी थॉट्स थी? देखो ना, ये पहला विचार तो मेरा खुद का ही था, जो मेरे मन में चल रहा था, लेकिन मेरे वहां सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि आरडीसी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि वहां पर 400 लोग काम करते, उनके पास पूरे देश भर के हजारों कंटेंट है। प्रकाश माली के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके लिए वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। शुरुआत में उन्होंने लड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहे थे। मुझे फोन किया, प्रकाश जी मैं अपना व्यापार करूं कि इसको झेलूं, तो ये तो माथापच्ची मेरे से नहीं होगी। लेकिन मैं उनको शुरू से ही कहता था कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो उन्होंने महीने 2 महीने कुछ किया, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन फोन करके कहा कि मैं तो नहीं कर सकता ये माथापच्ची, तो अब इसको मेंटेन कौन करे। सही बात है। तो फिर आपने कंपनी को ये सारा कुछ सौंप दिया? कंपनी ने जब मुझे बताया कि देखो ये आपका राइट्स है, और इतने साल तक लोगों ने किया, अच्छा है, स्टैंड हो गए, किसी के घर बन गए, किसी की गाड़ियां आ गई, किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी ने बच्चों की शादियां कर दी, कोई नहीं, अपने को संतोष है, क्या दिक्कत है। ठीक बात है, यहाँ तक तो सारी चीज़ ठीक थी, पर आपको लाइव आके बोलना पड़ा कि मेरा जो भी सारा कंटेंट आप टेक डाउन करो, हम अपने एक जगह पे कर रहे हैं। उसमें 2 प्रकार के कारण है सर, मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ। एक तो मैं अपनी सारी चीजें, मैं अपने पूरे अतीत को एक जगह संजोना चाहता हूँ, एक सहेजना चाहता हूँ उसको। देखो, कलाकार जीवन में
उसकी आयु जो निश्चित है, उसका प्रसिद्धि निश्चित है, उसका गला भी निश्चित है, वो एक आयु में खत्म होगी, ये निश्चित है। सबको ही मरना है। और किस समय आपको लोग डिसलाइक करना करे शुरू, ये भी पता नहीं है, किस कारण से करे ये भी पता नहीं है। भाई जनता है, जनार्दन यहाँ बिठा दे, मंत्री को लाल बत्ती में बिठा देती, उतार भी देती हाथों हाथ 4 साल बाद में। तो पब्लिक है, पब्लिक तो माई बाप है, वो जैसा चाहे उसके सारे फैसले तो व्यक्ति को मंजूर करने होते हैं, भले कलाकार हो, नेता हो, कुछ भी हो। तो मेरा बस एक उस पर पहला उद्देश्य तो था कि मैंने जो मेरा अतीत है वो मेरे सामने, मेरे खुद के नज़रों के सामने सहजना चाहिए, ये मेरी यात्रा है, और वो मेरी नज़रों के सामने होना चाहिए, उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। आज भी आप देखो ना पुराने लोगों का, कि आप यदि रामनिवास जी तो जनक है इस सारी चीज़ों के, और उनके सारे गायन को आप एक जगह पे देखना चाहोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो। ये बात तो है। कहीं पे रिकॉर्डिंग खराब मिल रही है, कहीं पे ऑडियो पता नहीं क्या मिल रहा है, कहीं पर कुछ डिस्टर्बेंस मिल रहा है, कोई उसमें टेक्निकली कुछ दिक्कतें आ रही है। तो उन्होंने पूरा एक जीवन जिया, ऐसा नहीं, उन्होंने कितना बड़ा जीवन जिया है संगीत क्षेत्र के लिए। तो उनकी सारी चीज़ें क्रमबद्ध ऐसे होती तो आज अच्छी लगती है। आज हम लता जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर का साहब के जब गीत देखते हैं तो विभिन्न चैनलों पे पढ़े हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी में एक पढ़े हैं सब जगह। लता जी का एक गीत 10 जगह पढ़ा होगा, लेकिन वो एक क्रमबद्ध में, बद्धता से तो है भी, क्रम में ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो एक कलाकार की इच्छा होती है कि सारी चीज़ें सही नहीं। और दूसरा, रेवेन्यू लोगों ने किया करा, लेकिन यदि पता चले कि हम तो इतनी समस्याओं में जी रहे हैं, बैंक के ब्याज भर रहे हैं, आताजुड़ी कर रहे हैं, 2 पैसे उधार ला रहे हैं, कभी किसी को चुका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खर्चा नहीं होता क्या? कई लोग अभी कितनी गंदी बकवास कर रहे हैं कि लाखों रुपए लेता है। तो क्या अर्थ के बिना जीवन चल सकता है क्या? भी जिसको कमटे का काम दिया मजूरी का, वो कारीगर का काम करता है, जिसको मिस्त्री का भगवान ने लेन दी, वो मिस्त्री का काम करता है। नेता जो है वो क्या है, बोल के ही तो नेतागिरी करते हैं, उसके अलावा क्या है उनके पास में? क्या सींग पूछ अलग से लगे हुए हैं क्या? भाई कोई लीडर है तो उसका धन क्या है? कोई मुझे बताए लीडर का धन क्या है? आज इतने बड़े बड़े, अभी तो बहुत जबरदस्त वाले युवा लीडर मतलब प्रसिद्ध हो रहे हैं लाखों लोगों के बीच में। क्या उनके पास में कोई स्पेशली एबिलिटी है क्या कि ठीक है आपने MBA करी है, आपने वकालत करी है, तो वकालत करे हुए आप ही हो क्या दुनिया में? कि और किसी ने पढ़ाई नहीं करी क्या? ठीक है, उसके पास बोलने का धन आ गया, उस बोलने के धन पे तो कलाकार के पास तो गायन का ही धन होगा, उसके अलावा क्या होगा उसके पास? कोई मुंह से सोना थोड़ी बरसाएगा, गाएगा, कवि होगा, वो कविता बोलेगा, क्या करेगा, और उससे उसकी आमदनी होगी। ये तो क्या है, ये तो सामान्य विषय है। सही बात है। कलाकार के भी घर में अगर कुछ चीज चाहिए तो वो जाके ये तो नहीं बोल सकता कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं। भाई मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता क्या? मैं कलाकार हूं, मैं गुनाह कर दिया क्या? यदि मेरा बेटा पढ़ के, यदि मान लो किसी बड़े कॉलेज में पढ़ के आता है, उसके ऊपर मान लो 50 लाख रुपए उस पढ़े में खर्च हो जाते हैं, तो मैं पिता होने का धर्म नहीं निभाऊं क्या? क्या तो ये तो कितनी फालतू बात है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अच्छा, करने वाले कौन है? फालतू लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस मसले में आपका विरोध शुरू हो गया। विरोध भी ना ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हो रहा था, ना किसी आयोजकों को तो लेना देना नहीं इस चीज में, और तो सिर्फ वही लोगों का विरोध हो रहा था जिनके धंधे बंद हो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि हमारा अधिकार है, पर अधिकार नहीं था इस मामले में। आप बताओ ना किस प्रकार से प्रूफ करो आप। अच्छा, आपका अधिकार होता तो हमको हम स्ट्राइक दे रहे थे, आपको काउंटर स्ट्राइक में हमको तो खत्म कर देना चाहिए, हमारी कंपनी खत्म बंद होनी चाहिए, यदि रियल में अधिकार होता है। देखो यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, वर्ल्ड में जिस देश में जाती है उसके कॉपीराइट एक्ट को वो एडॉप्ट करती है, वो उस कॉपीराइट के तहत अपना कार्य भारत में आई। तो भारत में संविधान में क्या है इस चीज के लिए, तो यूट्यूब को वो पॉलिसी माननी है। पाकिस्तान गई, पाकिस्तान की पॉलिसी माननी है। इंग्लैंड गई, ब्रिटेन गई, जहां भी गई वो, तो जिस देश में वो जाएगी, यूट्यूब जाएगा जिस देश में अपना प्रोडक्ट लेके, तो वो तो क्या है, कोई भी विश्व की कोई भी कंपनी कहां भी जाएगी, वहीं के संविधान को तो उसको मानना पड़ेगा। तो भारत का संविधान ये कहता है, भारत का 1957 का कॉपीराइट एक्ट जो है, उसमें बार बार समय के अनुसार संशोधन हुए, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से एक गायक के अधिकार क्या है, एक कलाकार का अधिकार क्या है, उसका रेवेन्यू का जो मॉडल है वो मॉडल कैसे उसको मिलेगा, वो किस चीज़ों पर अनापत्ति कर सकता है, कौन उसके ऊपर आपत्ति कर सकता है, वो किसके ऊपर आपत्ति कर सकता है, वो अपनी अनापत्ति जाहिर कैसे कर सकता है, सारा तो संविधान में तय चीज़ें हैं, इसमें मेरे को करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी
बिल्कुल ही आम दर्शक है जिनको ना कॉपीराइट का पता है, किसी भी चीज का पता नहीं है। दर्शक बहुत भोले भाव के होते हैं, वो तो बहुत सज्जन, मतलब दर्शक क्या होता है पता है? दर्शक क्या है? दर्शक सामने बैठता है, प्रकाश माली ने गाया, उसको मजा आया, उसने ताली बजाई। चुटकले वाले कोई कलाकार आए, उन्होंने चुटकला बोला, उसको उनको मजा आया, उन्होंने ताली बजाई। कोई नृत्य विधा का कोई आर्टिस्ट आया, उन्होंने बढ़िया नृत्य किया, उनको आनंद आया, उन्होंने ताली बजाई। तो श्रोता और दर्शक मेरे हिसाब से भगवान का रूप होते हैं। तो उनको तो इन चीजों से पड़ी क्या, उनको तो जो उनका प्रिय कलाकार है, जो उसको सुनना करना है। दर्शकों को तो इस चीज से कोई उसका उनका तो कोई मतलब, ये आयोजकों का इस चीज से मतलब ही नहीं बनता है इस चीज से, ये जो चीज हो रही है। पर कंटेंट तो उनके सामने जा रहा है ना, आपके विरोध में जो भी वीडियोस बन रही है, जो भी चीजें बन रही है, आम दर्शकों तक पहुंच रही है, वहां से आपकी नेगेटिव एक चीज जा रही है कि प्रकाश जी ने गलत किया उन लोगों के साथ। तो आप वही तो इनको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना है कि इससे बदलने वाला क्या है, आम लोगों के लिए क्या बदलने वाला। भाई दर्शकों को ये बात तो है ना, घुमा फिरा के उन लोगों ने जिस तरीके से पहुंचाई है ना, तो श्रोता और दर्शक तो अभी 4-5 दिन तो शुरुआती दौर में समझ ही नहीं पाए मामला क्या है। मामला क्या है। उनको लगा कि यार अब मतलब प्रकाश माली यूट्यूब पे बंद हो जाएगा, या मतलब वो सब कुछ खुद खाना चाहता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको इस चैनल की जगह इस चैनल पे ये मिलेगा। तो आप इस चैनल पे, अच्छा आप तो चैनल वालों से तो आप जानते ही नहीं हो भाई, आप तो सिंगर को जानते हो, जो उस कलाकार है उससे आपका संबंध है ना। अब किस मीडिया पे देख रहे हो आप, पीएम म्यूजिक पे देख रहे हो, पीआरजी पे देख रहे हो, या आरडीसी पे देख रहे हो, उससे तो क्या ही लेना देना है। वो तो उनका एक काम करने का तरीका है, दर्शकों का तो इस चीज से कोई नहीं। ये है ना, ये कुछ लोगों ने क्या किया है, इस बात को पब्लिकली ऐसे जोड़ने का, मतलब पब्लिक की स्टैंड बनाने का प्रयत्न किया है, ताकि उनको मॉरली सपोर्ट पब्लिक का मिले। और मैं यदि दर्शकों को पूछूं कि भाई आप इस व्यक्ति को जानते हो, बोले हम तो जानते ही नहीं है। वो तो उनके लिए वादा और बनता है सामने। यदि मैं अभी भी देख रहा हूं साल भर से कि कैमरों की संख्या बढ़ रही है प्रोग्राम में, मैं तो समझ नहीं, अभी मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। अभी मुझे कल एक पता चला कि प्रत्येक साउंड जो लगाता है वो अपने 2 कैमरे साथ में लेके आता है। ये बात तो कल मुझे पता चली है। तो पार्टी ने किया एक कंपनी को, उसने 3 कैमरे लगाए, समझ में आई, ठीक है आपने अपना। अब उसके बाद में यदि 5 कैमरे और लगे हुए हैं, तो प्रश्न बनता है कि भाई तुम लोग कौन हो। तो कई बार तो पूछते हैं भाई, आयोजकों को पूछते हैं कि भाई ये आप, तुम सोच रहे आपका आदमी होगा, मैं जानता नहीं, आयोजक जाने नहीं, और वैसे लाइन सर पब्लिक के आगे ऐसे खड़े हैं, वो पब्लिक चिल्लाती पीछे से, देख नहीं रहा है भाई। वो रात को जग के गाड़ी तेल जला के आते हैं, प्रकाश माली के लिए नहीं, किसी भी कलाकार के लिए आते हैं। वो तो भाई कोई भी आयोजन हो तो आते हैं भाई। ये राजस्थान का संगीत हो, कोई भी प्रकार का मंचन हो, नाट्य हो, ये कला प्रदर्शित करने वाली चीज है। लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, ये तो पारंपरिक तरीका है, चलता ही रहेगा आगे तक। तो उनके सामने वो बाधा और बन जाती है। तो कंफ्यूजन कितना है कि न तो हम जानते कौन है, न वो जानते कौन है, न आयोजक जानते कौन है, और वो वहां से ले जाके उसको अपलोड करके उसके लाखों रुपए उन्होंने कमा लिए। तो प्रश्न तो इतना ही है ना कि भाई आप कौन हो, कौन हो आप? पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो उल्टी परेशान होती है इन चीजों से। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिन जिन यूट्यूब चैनल्स पे आपकी लाइव भजन संध्याएं वगैरह है, सारी वहां से टेक डाउन होकर एक जगह पे नए रूप से एक जगह पे सारी चीज अगले 1-2 महीनों में, 2-3 महीनों में, जैसे जैसे क्रम से, जैसे तो वो एक जगह पर, एक कुछ निश्चित स्थानों पर जिसको हमने ऑथराइज किया है कि भाई आप इस काम को देखिए, तो वो एक चैनल पे भी हो सकती है, 2 पे भी हो सकती है, 3 पे भी हो सकती है। वहां पे क्रमबद्ध सूची से पूरी मेरी यात्रा जो एक ही जगह पर मिलेगी। प्रकाश माली को ढूंढना है, आपने यदि उस चैनल का नाम लिया तो भी प्रकाश माली आ जाएगा, और प्रकाश माली खुद को भी ढूंढना है तो आप उसको ढूंढोगे तो वो आ जाएगा। और ये गायनकर्ताओं के लिए बहुत हित की बात है, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा विषय है। और ये आग भी उसी कारण से लगी, उनको लगता है कि यार ये चेतना। अच्छा, मेरे को कई सारे चैनल वालों ने कहा कि सर हमको पता था कि कंटेंट तो आपका ही है, हम देख रहे थे कि चल रहा है फर्जीवाड़े में जितना चलाऊं। ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, वो बहुत अच्छे लोग थे वो, या मुझे मिलके गए, तो मैंने कहा यार हमारे चैनल से आपसे तो क्या दुश्मनी है। एक प्रश्न बड़ा है कि इन लोगों का, यूट्यूबर्स चैनल वालों का, कि हमने कलाकारों को बनाया है। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में जो यात्रा बनाई बताइए, तो मेरी यदि 20 वर्ष की यात्रा है, जिसमें से 14 वर्ष की यात्रा तो मैंने खुद ने बता दी आपको जो हमने की है।
तो ये कैसे हो सकता है कि वो कहें कि हमने उनको बनाया है? गलत बात है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि उन लोगों का भी कुछ योगदान रहा है जिन जिन लोगों ने यूट्यूब पे आपको बहुत ही ज्यादा मतलब फास्ट तरीके से। देखो जिन्होंने, जिस आयोजकों ने, देखो इसमें क्या है, जिन आयोजकों ने जिसे किसी कंपनी को हायर किया है उस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और उस कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया और स्ट्रीमिंग की उसकी, उसको अपलोड किया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको उन्होंने बुलाया। सामान्य रूप से उसी क्लिप्स को काट के जो सोशल मीडिया है, देखो यूट्यूब अलग चीज है, यूट्यूब इज नॉट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ट्विटर, ये सोशल मीडिया है। तो इधर के कंटेंट के कुछ कॉपी टुकड़े काट के 30 सेकंड की, 90 सेकंड की, जैसे रील्स जो उनमें फॉर्मेट तैयार है, निश्चित है पहले से, तो प्रसिद्धि काहे से मिलती है? प्रसिद्धि उस चीज में से काट के, जो रील वायरल होती है उसको लोग अधिक से अधिक देखते हैं, फिर उसको कौतूहल होता है कि यार भजन कैसा है, उसको जाने, तो उससे देख के फिर यूट्यूब पर आदमी सर्च करता है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि उसमें एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं। उसमें सबसे पहले तो जिसने कार्यक्रम करवाया उनका सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया, इतना बढ़िया उन्होंने मंच बनाया, इतनी बढ़िया लाइट थी, फिर जिन्होंने गाया, फिर उसको जिन्होंने रिकॉर्ड किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने वायरल किया, वायरल करने वाला कौन है? एक सामान्य है जो उसका प्रिय है, जो उसको अच्छा लगता है कि मैं उसका फैन हूं, मैं छोटू सिंह रावणा का फैन हूं, मैं प्रकाश माली का फैन हूं, मैं आशा वैष्णव जी का फैन हूं, जो वो प्रशंसक है। तो प्रशंसक किसी भी आदमी को प्रसिद्ध करने का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि उसका प्रशंसक होता है, न कि वो यूट्यूबर है, या न कि वो चैनल है, न कोई वो उस कार्यक्रम में कोई और भी कोई व्यक्ति। तो जिन यूट्यूबर्स ने मतलब वहां से काट काट के चीजें वायरल करी, यूट्यूबर ने करी। अच्छा, अब वापस अपन पीछे चलते हैं, आप सोच के देखना, ये जो पॉडकास्ट अपन कर रहे हैं, इसमें कोई भी बात अच्छी लगी तो चैनल आपने या इस कंपनी ने तो उस पूरे पॉडकास्ट को डाल दिया। अब कोई प्रशंसक आदमी उसमें से उसने टुकड़ा उठाया और उसमें कुछ थोड़ा पीछे म्यूजिक डाल दिया, 30 सेकंड की रील बना दी, पीछे कोई गीत लगा दिया मेरा, और उसका डेसिबल कम कर दिया, आवाज ठीक रख दी, पीछे गीत बज रहा है, मैं बोल रहा हूँ, और ये टुकड़ा जो है वो एक प्रशंसक ने किया, दूसरे प्रशंसक को दूसरी बात अच्छी लगी, उसने किया, तो श्रेय तो प्रशंसक लोगों ऊपर जाएगा ना, आप समझो ना। ये तो वो माई बाप जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये माई बाप, तो उनका है ना ये योगदान। तो प्रसिद्ध कौन? यूट्यूबर कैसे कर सकता है? देखने वाला व्यक्ति करता है प्रसिद्ध। अच्छा, ठीक बात है ये भी। यूट्यूबर कभी नहीं कर सकता प्रसिद्ध, वो रिकॉर्ड कर सकता है, और रिकॉर्ड भी देखो उसको पता है रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। अभी साल भर में ये भीड़ बढ़ी है, तो मैं तो 15-20 साल से गा रहा हूँ, पहले तो मैंने भीड़ नहीं देखी। कैमरे वालों को हाथ जोड़ना पड़ता था, भाई साहब प्लीज आ जाओ, कितना पैसा लोगे? तो आज तो ये कह रहे हैं कि 1500 में लगा देंगे। मुझे पता है जब मैंने लाइव 126 ये किए थे लास्ट, हमने राजन जी की क्रेन मंगवाई थी जोधपुर से, ओनली 11,000 रुपये में, ओनली क्रेन, कैमरा अलग था उसके ऊपर, और राजन जी को सुबह क्रेन सहित लगभग 18-19 हज़ार का पेमेंट किया। तो उस समय तो तुम इतना बड़ा पैसे लेते थे, आज इतने डिमोशन पे कैसे आ गए? इसका अर्थ है कि उनको कुछ लाभ है उनको, तो वो लाभ शुद्ध रूप से उनका है नहीं। तो आपको पहले से अंदाजा था कि कुछ इस तरीके से विरोध शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पता था, भयंकर विरोध होगा। भयंकर विरोध कितना? 50 लोगों का, 100 लोगों का, 8 करोड़ जनता का नहीं। हाँ ये हो सकता है कि ये लोग 8 करोड़ जनता को लपेटे में ले ले, उसमें से कुछ मतलब 1-आध लाख 2 लाख लोगों को मतलब कन्विंस भी कर ले। जानकारी का अभाव हो या अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कमेंट्स में उनको शब्दों का उच्चारण पता नहीं, वो क्या लिखते, फिर मैं उनको पढ़ता हूँ कि यार ये पढ़ा ही लिखा ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं है। इसको तो कॉपीराइट एक्ट कैसे समझ क्या है? जिसको च स का जानकारी नहीं है, जिसको उच्चारण की जानकारी नहीं, जिसको लिखना नहीं आता है, और हो सकता है कि इस मामले को तूल देके कोई लोग लोगों की नजरों में प्रसिद्ध होने के लिए या लोगों की नजरों में आने के लिए, ये तो ऐसे प्रकार के तो उटपटांग काम चलते रहते हैं। विवादित चीजों में जो व्यक्ति पढ़ता है वो जानबूझ के कई बार पढ़ता है कि लोग मुझे भी देखे। अभी जैसे मेवाड़ में कोई लड़का था, कोई, मैंने उसको फोन किया, बोले कि सर भाई साहब सॉरी, मुझे लगा कि इस बात को मैं भी कहूंगा तो मेरे भी थोड़ा, अरे यार तूने सोचा ही नहीं, क्या कर रहा है तू? तो आपको जिन जिन यूट्यूब चैनल्स ने संपर्क किया था, तो कितने लोग उनमें से आपकी बात से कन्विंस हो गए? सारे लोग कन्विंस। एक भी व्यक्ति का मेरे पास कि हम ऐसा नहीं करेंगे, एक आधा को छोड़ दो जो सर फिरे लोग, उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन अभी तक मेरे को किसी ने, किसी भी चैनल या यूट्यूब से मेरे को न तो अपशब्द कहे हैं, मेरे को व्यक्तिगत,
और किसी ने भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया है। सामने से मेरे पास में अच्छे चैनल वाले परसों रात को, हाँ परसों या पहले दिन मेरे पास मिलने आए थे 5-7 लोग एक साथ में, और आते क्या भाई अभी कंटेंट आपके ही थे, हमको पता ही था, तो जब तक चलाया हमने चलाया। लेकिन अब ये है कि हमारा निवेदन ये है कि हमारे चैनल, क्योंकि आपके अलावा और भी हमारी मेहनत है चैनल पर, तो किसी की मेहनत पर अपन तो कैसे पानी फेर सकते हैं भाई। विषय यही है कि उनकी मेहनत नहीं गया, और मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेहनत सुरक्षित होनी चाहिए। बस मेरा कहना है कि मुझे बख्श दो, मैंने आपको दिया, कभी परेशान नहीं किया, कभी कहा नहीं, आपको सपोर्ट किया होगा, अभी मुझे बख्श दो। तो इससे मतलब ये होने वाला है कि आपकी सारी चीजें एक जगह पे हो जाएगी, तो लोगों को सुनने में, समझने में अच्छा बहुत लगेगा आसानी ना। होगा। देखो एक भविष्य में एक बात मैं जो कह रहा हूं, अब यदि हम करेंगे ना तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि अब आपने कौन सा 30 तीर मार दिया। तो मैं ये मतलब बहुत प्रॉमिस के साथ में कह सकता हूं, बड़े वचन के साथ में, कि यदि अब हम अपने स्तर पर यदि इसको लाइव या इसको जो कंटेंट को देंगे ना, उसकी वीडियो क्वालिटी, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत जोरदार होगी, आपको देखने में बहुत रोमांचक होगी। क्योंकि एक कैमरा भले 5 लाख का है, भले 50,000 का है, भले 10 लाख का कैमरा है, और उसी कैमरे को यदि आपने 5 लोगों के हाथ में दे दिया तो 5 लोगों में से 5 ही लोग उस कैमरे का रिजल्ट अलग अलग देंगे। एक लगेगा अगर यार क्या क्या शूट लग रहा है, क्या लग रहा है, और उसी लोकेशन पे, उसी वेशभूषा में, उसी जगह पर वो कैमरा किसी के हाथ में दे, बोले क्या करके लाए हो यार, पता ही नहीं चल रहा है। तो जैसे गायन की कला है, वैसे कैमरे को ऑपरेट करना, कैमरे को चलाना, उसको एडिट करना, उसमें इफेक्ट्स डालना, उसमें कलर कॉम्बिनेशन सेट करना, उसमें कलर डालना, तो हम आगे जो करने वाले हैं वो बहुत टेक्निकल दृष्टि से बहुत अच्छा करने वाले हैं। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, उनका एक्सपीरियंस और बेटर बहुत अच्छा लगेगा, उनको आनंद आएगा देखने में। अपन बीच में मैं काट रहा हूँ, यूट्यूब चैनल्स के और अभी आपकी जो कंपनी है इसके बीच में आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं? स्ट्राइक्स को लेके जो भी चीज़ें हो रही है, हो रहा है सब? भी जब से ये विषय आया, हमने उस कंपनी के नाम नंबर जो है, हमने जैसे जैसे स्ट्राइक डालती है कंपनी तो उसका मेल चला जाता है, तो उसके नीचे पर उसके नंबर वगैरह सब कुछ होते हैं। अगला व्यक्ति फ़ोन करता है, हमारी जो कंपनी की जो टेक्निकल टीम है वो बहुत प्रेम से बात करती है। यदि सामने कोई गाली गलौज करे तो भी वो कोशिश करती है कि भाई गाली गलौज ना कर, की भी है, लेकिन एकदम हद से पार हो जाता है। जब माँ बहन पे कोई आ जाए तो फिर तो देखो कोई छोड़ता नहीं है। फिर तो मुझे भी फ़ोन आता है कि साहब वो तो हद ही कर रहा है, तो अब तुमको जैसे समझ में वैसे कर लो, हद ही कर रहा है। तो बाकी मैंने बहुत स्पष्ट रूप से मेरी कंपनी के टेक्निकल टीम को भी कहा है कि आप भले मेरा चैनल उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, ये अपना मिशन सक्सेस हो कि नहीं हो, चैनल किसी का नहीं उड़ना चाहिए, ये मैंने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है। किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए यार। उन्होंने किया कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लोग अगर इस जिद पे आ जाए कि पुराने वीडियोस अगर आप चलाने ना दो तो वो तो अलग बात है, पर हम आपको तो वो वीडियोस नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। वो तो भारत का कॉपीराइट एक्ट देगा, हम क्या देंगे? नहीं, वो वीडियोस वहां से मतलब हटा देंगे या जो भी डिलीट कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो हम नहीं करेंगे, और तो क्या होगा भाई, गाए हुए तो मैंने ही है, हम उससे बेहतर और गा लेंगे, और तो क्या करेंगे। एक बार गाएंगे, 2 बार गाएंगे, कहीं अच्छा होगा, कहीं पे थोड़ा बेटर होगा, फिर बेस्ट होगा, गुड होगा, तो और उसमें कुछ नए एलिमेंट करके करेंगे। हमने जैसे म्यूजिक में भी अभी इजाफा जैसे किया, हमने अलग से मंच पे भी हमने एक साथ में एक हारमोनी के लिए स्पेशली कीबोर्ड लगाना शुरू किया है। तो प्रकाश जी, अभी तक जितनी भी आपने बातचीत करी, मेरे को ये समझ आया कि आपकी प्रायोरिटी है आम जनता, दर्शक, वही है बस। उसके अलावा देखो कलाकार के जीवन में एट लास्ट जो उसका जो सारा कुछ उसका जीवन संवारना करना होता है। मैंने क्या कहा, जब तक दर्शक श्रोता आपके साथ है तब तक आपका जीवन है। जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया, आपका कोई नहीं है। तो अब जिस समय कोई नहीं होगा, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जिस समय कोई नहीं हो, क्योंकि सबका ही होता है। आपके सामने उदाहरण है चंपे खां जी का, इतना बड़ा बढ़िया गायक। मैंने तो उनको रिकॉर्ड किया है, हालांकि एक बार नहीं बहुत बार रिकॉर्ड किया है। मैं आपको बताऊं, उनके वॉइस के डेसिबल का एक लक्षण था कि जब उनको बैलेंस करते थे ना, तो जैसे हमने मान लो उसके फेडर को या वॉल्यूम को, प्रीसेट को, प्रीएम्प को मान लो सेट किया, 10 dB पे सेट किया, तो 15-20 मिनट गवाते थे, तब तक 10 dB। बाद में उनके अंदर इतनी एनर्जी आती थी कि उनको डेसिबल को हमको घटाते मतलब जैसे जैसे उनका गायन बोलता था, और वो प्री एम्प को हमको कम करना पड़ता था। कई बार वेव है ना फटने लग जाती थी।
इतने बढ़िया गायक। राजकुमार स्वामी जी को आप सुनो एक बार, इतनी ऊंची, इतनी बुलंद आवाज में, मतलब मेरे हिसाब से तो शायद अभी के दौरों में बहुत ताकत लग जाएगी ऐसा गाने में तो। और एक सरीका गाते थे वो। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, हमने सुना है, देखो सच क्या है मैं नहीं जानता, वो सच उनके साथ ही समाप्त हो गया। पर अफवाहें ये सुनने को मिली थी उनको आर्थिक तंगी आके उन्होंने ये कदम उठाया। बाद में मैं उनकी जो पहली पुण्यतिथि थी तब गया था, उनके परिवार से मिला था। मैं गया भी था, मैं रुका भी था, उनके परिवार, उनकी बेटियों से सबसे मिला गया। तो उनकी बेटी ने बहुत बहुत यूं बात करी कि अंकल है ना, पापा का इतना सारा जीवन का यदि उनका किया हुआ यदि उसका कुछ हमको मिल जाता ना, तो शायद आज हम इस समस्या में नहीं होते। तो मैं चंपे खां जी की आज उनको लकवा हो रखा है और स्वस्थ है। तो उनका इतना बढ़िया गायक चंपा में थी राम निवाजी राव तो चलो गजेंद्र जी बहुत अच्छे, उनको उन्होंने उनकी विरासत को उन्होंने संभाला किया है। काड़ू राम जी बिखरनिया, आप शुभम का फोन आता है अंकल प्रोग्राम, तो मुझे ना अंदर अंदर में रोना आता है कई बार कि यार जिसको सुनने के लिए यार हम तरसते थे, मतलब अरे काड़ू भाई गा दो यार, वो सामने बैठ, मतलब वो आज काड़ू भाई आ रहे हैं, मतलब जिसका सामूहिक प्रोग्राम होता है ना कई बार, तो ऐसे काड़ू जी आ रहे हैं, तो ऐसे गाड़ी लेके यार आज तो छोड़ो काड़ू जी को सुनेंगे ऐसा। अब उनका बेटा यदि मुझे फोन करे कि अंकल, तो मैं यूं अंदर में ना यूं दब जाता हूं कि यार क्या करूं मैं। मैंने अपने चैनल वालों को बहुत पहले दिन कहा था, मैंने काड़ू राम जी बिखरनिया नाम से कोई भी चैनल है मैं पता कर लूंगा, हालांकि मुझे नहीं विश्वास है कि रेवेन्यू उनके तक जाता होगा कि नहीं जाता होगा, लेकिन मैंने कहा चंपे खां, काड़ू राम जी, राजकुमार स्वामी जी, इनके चैनल का कोई मान लो कोई बाई चांस कोई भी मेरा वीडियो है उसको आप छेड़ना ही मत। तो कारण क्या है कि वो जनता ने उनको छोड़ दिया, जनता ने छोड़ दिया तो उनकी हालत और पतली हो गई। तो ऐसी स्थिति में उनका जो इतने सालों का किया हुआ रिजर्व जो है वो यदि उनको काम आ जाए तो ये दुआ ही होती है मेरे हिसाब से। देखो दुनिया में कैमरामैन तो चैनल तो आज प्रकाश माली का रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल नहीं चलेगा तो और किसी का कर लेंगे वो तो। और देखो जिसको इस प्रकार की आदतें पड़ जाती है वो तो कहीं पर भी जाके किसी का भी कोई नेतागिरी का भाषण हो रहा है उसके ऊपर व्यूअर्स बढ़ा देंगे, उसके ऊपर वो चैनल, देखो चैनल तो कोई उसके ऊपर रोक नहीं है, वो तो जरूरी नहीं कि भजन संध्या रिकॉर्ड करे, कवि सम्मेलन होगा उसको कर देगा, कोई मेला होगा उसको कर देगा, कोई नुक्कड़ नाटक होते हैं उसको कर देगा, कोई न्यूज चला देगा, कोई अफवाह चला देगा, कुछ भी चला के वो तो उसका तो रेवेन्यू वो बना लेगा। कलाकार कोई ऐसा कोई रास्ता अपना सकता है कि इसके अलावा बताओ मुझे। चैनल के पास में तो 100 ऑप्शन पड़े हैं, लेकिन कलाकार तो स्वयं में अपने आप में एक ही ऑप्शन है और उसके पास लिमिटेड टाइम है चीज़ों के लिए। लिमिटेड है। मैं 20 साल से गा रहा हूँ तो मेरे ऊपर पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा है, बाकी तो 5-7 साल में निपट जाता कलाकार। सही बात है। तो इस बात पे आप जवाब दे सकते हैं कि आपका लंबे समय तक मार्केट में सार्थक बने रहे आप, तो उसके लिए मेहनत कितनी होती है यार। हम लोग आज भी स्टूडियो में जब भी फ्री होता हूँ तो स्टूडियो में आके बैठता हूँ, बाजा लेके बैठता हूँ, आज भी कुछ नया करने का प्रयत्न करता हूँ। तो जो प्रत्येक नूतन प्रयोग करते रहते हैं वो तो अपडेट रहते हैं, वो तो जीवित रहेंगे। फिर सोनू निगम जी हैं आज इतने बड़े देश के कलाकार, इतने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने इतना भी तो कमाया, इतना कमाया कि उनको शायद कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। उनकी व्यक्तिगत तो वो जाने, पर फिर भी आज भी वो अपडेट रहते हैं। आज भी वो अपने कपड़े ऐसे पहनते हैं जैसे 22 साल का कोई नौजवान पहनता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं जब तक हूँ तब तक ये सब कुछ है। जिस दिन मैं पीछे हट गया उस दिन पहले जनता छोड़ेगी, जिस दिन जनता ने छोड़ दिया उसमें फिर कोई नहीं है। अच्छा, तो आपकी कलाकार बिरादरी से किनका सपोर्ट आया? गजेंद्र जी का फोन आया मेरे पास में कल, छोटू सिंह जी का आया। छोटू सिंह जी ने पहले दिन ही कर दिया था मुझे, क्योंकि वो बंदा अभी संघर्षों से निकल के आया है। छोटू सिंह जी पे उसको पता है कि क्या होता है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा समझदार आदमी है। मैं तो चलो सोशल काम में, सामाजिक विषयों में बहुत फंसा हुआ रहता हूँ, तो मैं अपना पूरा जो मेरा काम है उसको भी मैं कई बार खराब करता हूँ। छोटू सिंह जी ने अपने जीवन को ही, अपने करियर को ही अपना लक्ष्य बना लिया, इसलिए वो जयपुर सेटल हो गए। उनको पता है कि ना तो मुझे किसी डांगड़ी में जाना, ना किसी समाज की एक्टिविटी में, क्योंकि यहाँ रहते
तो आज कोई कपड़े फाड़ रहा है, यार भाई साहब आए नहीं, तो सबकी चिंता करनी पड़ती है, वहाँ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा, वहाँ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, वो तो मैं जयपुर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं आज ही आया हूँ एयरपोर्ट से। तो उनका ध्यान पूरा अपने करियर पर है, और ये आयु भी है, करियर पे ध्यान होने की आयु होनी चाहिए। हर व्यक्ति करियर के लिए जीता है, और क्या ये यूट्यूबर्स जो लड़ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं हमारा करियर जा रहा है, जबकि जा नहीं रहा है। लेकिन उनको गलतफहमी क्या हो रखी है कि हमारा करियर जा रहा है, जबकि ऐसे करियर जाता नहीं है। आप मेहनत करो ना यार, आप अपने कंटेंट रिकॉर्ड कराओ, अपने वीडियो बनाओ, और भी उसमें कैमरे में हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन आप उसमें देने का प्रयत्न करो, और पिक्सल की क्वालिटी बढ़ाओ। 4K की तरफ से 4K में भी और आगे क्या हो सकता है, 1080 से आगे क्या हो सकता है, उसमें जाओ, क्रिएटिव म्यूजिक वीडियोस बनाओ करो। बहुत सारी। तो आप यूं फ्री का खाना चाहते हो, मतलब कहीं पे भी एक कैमरा लगा, उसमें कितनी, मैं देखो एक विशेष बात आज के पॉडकास्ट में कहना ही भूल गया, कि मेरे या और भी कलाकारों के लाइव जो हमने देखे, वो उसकी क्वालिटी इतनी क्वालिटी लेस होती है कि कोई बीच में खड़ा है तो वो खड़ा ही है। कैमरे वाले ने ढोलक वाले के ऊपर मान लो चांटी के ऊपर लगाया, अब वो उसी शॉट को उसने एक बार खींच लिए, अब बाद में रिदम क्या चल रहा है उसी शॉट को बार बार चिपका रहा है। मेरा एक परशुराम महादेव का मैंने गाया था कुछ, तो मैं हैरान हो रहा हूँ बार बार अभी तक देख के कि उसने शुरुआत में पहले भजन में जो ढोलक तबले के शॉट लिए, अब मैं गा रहा हूँ घंटे पर बाद में अलग ताल में, अलग रिदम पे, अलग एक BMP पे, और वो चैनल वाला जो भी उसका एडिटर है उसको पता ही नहीं मूर्ख को कि करना क्या है, वो उसी ढोलक के उसी, तो जो सामने वाला कलाकार वो देखता है कि यार ताल अलग बज रही है, गा अलग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो क्वालिटी लेस जो मामले है ना, मैं आने वाले समय में इसको बहुत क्वालिटी से करना चाहता हूँ, बहुत व्यवस्थित। भले उसमें मेरे को आर्थिक नुकसान होगा, बड़ा होगा तो होगा, देखेंगे। लेकिन मेरा शुरू से देखो, आज मेरे पास स्टूडियो में न्यूमन का माइक है, आप पता 2,60,000 का माइक कौन खरीदता है जब 20,000 में रोड का माइक मिलता है। जेनेलिक के मॉनिटर कौन लाता है 3 लाख रुपए के। करें नहीं करें वो अलग विषय है, समय कितना मिले वो अलग विषय है, लेकिन आप आधुनिकता के प्रति, युग के बदलते हुए आप अपडेटेड अपने सामान, अपने सिस्टम के साथ, तो आप एप्पल पे तो आओ यार, क्यों मतलब आप पीछे रह रहे हो। तो इतनी क्वालिटी लेस वीडियो बन रहे थे, तो वो भी बड़ा दुख होता है यार। पता नहीं बहुत दूर से एक फ्रेम लगा के, अब जहाँ पे मान लो एक व्यक्ति का, एक कलाकार का ठीक से चेहरा भी नहीं देख रहा है, और इतनी दूर पे कैमरा लगा के और आप भूल गए, तो आपको पता है कैसे भी खींच के सुबह इसको घर जाके पहले नींद नहीं लेके इसको यूट्यूब पे डालो। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये फालतू की जो एक दौड़ है, वो चलो आपके लिए कितना फायदेमंद होगी वो दूसरा विषय है, लेकिन तकनीक के लिए, आने वाले समय के लिए कितना खराब है। हमारे बच्चे ये सीखेंगे क्या। आप देखिए गुजरात के, बम्बई के कलाकारों को, उनके फोटोग्राफ भी सेलेक्टेड ही आएंगे, मतलब यदि सोशल मीडिया पे उनका फोटो भी आएगा ना, तो उनकी टीम उसको सेलेक्ट करेगी कि यही फोटो बाहर आना चाहिए, उसके अलावा वो किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते। उनको पता है कि कोई भी खींच कैसे भी डाल देगा, कोई गुटखा खाए हुए डाल देगा यार, बाल बिखरे हुए, गमछा डाला हुआ यार, ऊट पटांग। तो एक सिस्टम तो होता है ना जीने का यार। तो कहीं ना कहीं मतलब क्वालिटी स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई राजस्थान के तो क्या है क्वालिटी। देखो आप राजस्थान की वीडियो उठा के देख लो, आपको लगता है क्या, मतलब घटते हुए संगीत के स्तर को देखो आप, गायन करने वाले लोगों को, स्वरों को देखो आप। मेरे हिसाब से तरस आता होगा पुराने लोगों को, वो ऊपर बैठे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे हमने इसके लिए थोड़ी किया था ये। आपको सुर लगाए, मतलब जितना, मैं नहीं कहता कि आपको शास्त्रीय संगीत आधारित गाओ, ऐसा भी नहीं कहता मैं, लेकिन बेसुरा होना पाप माना जाता है हमारे संगीत में, ठीक है। कंसुरा होना और से भी घनघोर पाप माना जाता है, लेकिन कोई किसी को कहने वाला ही नहीं है, कोई किसी को बोलने वाला ही नहीं है। जैसे चल रही है वैसे दुनिया चल रही है। हमारे परिवारों में बुजुर्गों का एक साया था, हमारे बुजुर्ग का अंकुश था, तो परिवार अच्छे थे। अब मानते ही नहीं है बुजुर्गों ने कहना छोड़ दिया, कौन माथा लगाए। तो सीनियर लोगों का कुछ तो थोड़ी डेयरिंग होनी चाहिए कि बुरा लगे तो 7 बार लगे भाई। मतलब अभी एक भजन संध्या में कोई, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी भी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बालिका ने इतना बुरा गाया, मतलब इतना बेसुरा गाया, और उसके ऊपर एक व्यक्ति ने जाके 10,000 रुपये उड़ा दिए। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि अरे यार ये क्या हो रहा है। सोच के देखो इस बात को।
मुझे याद है कि मंजीरा यदि उल्टा बजाता था तो हमारे पुराने लोग जो हाथ पे ना, मेरे तो यहाँ लगी हुई है हाथ पे, मारी हुई उन्होंने, उल्टा बजा रहा है यार, हद करता है, क्यों बेटा पीछा। तो पहली पंक्ति से पिछ व्यक्ति फेंक दिया सीधा, सिर्फ मंजीरा एक जगह उल्टा बज गया। तो उस दौर से जो व्यक्ति निकला उसको तो बहुत पीड़ा होती होगी इन चीजों की यार। सही बात है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, सीधा सीधा यही है। अच्छा, तो कुछ लाइट क्वेश्चन बीच में मैं पूछूंगा क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसे गर्म हो रहा है कि आपने ऐसे वो हेड मूवमेंट थोड़ा बंद कर दिया आपने, पहले ऐसे लगता था ना आपका। अरे यार, एक हर आयु की एक अलग प्रकार की उछाल होती है यार। डॉक्टर ने तो मना नहीं कर दिया? डॉक्टर ने, मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम तो है ही है उस चीज के, वो होने से, वो मैं जानबूझ के तो करता नहीं था, आवेश में मतलब जो बैठते हैं तो ऐसे ही आ जाता है। परंतु जब कुछ समझ आई ना, धीरे धीरे, क्योंकि अनुभव से समझ, आयु के अनुसार समझ आती है, आपको ठोकने से अनुभव नहीं आता। डॉक्टर ने मना किया था कि आप डॉक्टर ने, मैं देखो मेरे को कुछ खुद को ही कुछ सर्वाइकल दिक्कत है, पर अभी भी जब जोश आता है तो हो जाता है, हो जाता है। देखो, परंतु मैं बचता हूँ, मैं बहुत सारी चीज, मैं ना, हमारे देखो संगीत के गुण अवगुणों का जब विषय होता है ना, तो उसमें संगीत गायक के अवगुणों के बारे में भी 14 प्रकार के 15 प्रकार के अवगुण है, तो उसमें ये भी है साथ में, उसमें बहुत सारी बातें ये भी है कि बहुत जोर जोर से सिर को हिला के गाना यह अवगुण माना जाता है, चिल्ला चिल्ला के गाना अवगुण माना जाता है, ऐसे टोडी को ऐसे मुंह को ऊंचा करके ऐसे गाना वो भी अवगुण माना जाता है। हमारे पुराने विद्वानों ने पूरा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करी है। जब सीधा सीधा अपन गा सकते हैं बढ़िया, और भी लोगों से करने, देखो मेरा क्या आज की तारीख में शौक है, लोगों की आंखों से बातचीत करना, लोगों के दिल से बात करना। गाना ठीक है यार, गाना, लेकिन बातचीत करना, उस गायन के माध्यम से लोगों से मिलना, उनके दिलों से मुलाकात करना, अभी मेरा इस प्रकार का बहुत शौक है। मैं लोगों से मिलता बहुत हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ सामने कि यार थोड़ा करीब आके थोड़ा घंटा 2 घंटा मिलो मेरे से, ये सुनो मत, मैं मिलने आया हूँ आपसे। भाव यही रहता है कि यार ठीक है ना, कल मर जाएंगे, लेकिन इनको याद रहेगा कि यार ऐसा बंदा था, वो बोलता था कि यार आओ मिलो, बातचीत करते हैं यार। भजन संध्या ठीक है, ये अपनी जगह पर अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी कनेक्टेड हो जाओ। आप ना रहो, मैं ना रहूं, मैं आप हो जाऊं, आप मैं हो जाओ, हम सब एक समरस हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ऐसा हम सब एक समरस भाव में आ जाएं, जिसमें कबीर ने जो कहा उसको, भाव को भी पहचाने, बाबा रामदेव जी ने जो कहा उसको भी पहचाने, बहुत बड़ी। अच्छा सर, आप जो मॉडर्न म्यूजिक है उसमें एक आर्ट फॉर्म है रैप, सुना है? हाँ, सुना। तो क्या विचार है उसके बारे में आपकी? ठीक है, बुरा तो कुछ नहीं है, संगीत में बुरा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं तो वो बस ये है कि देखो, वो संगीत का एकदम मूल पार्ट नहीं है, वो आप समझो कि एक प्रकार का मनोरंजन है, लेकिन आज के युवाओं को वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या है कि कंटिन्यूटी में बहुत सारी ऐसी बातचीत है, वो गायन नहीं है, वो बातचीत है। मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया, मैं ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उससे वैसे होगा, वैसे होगा। तो ये ऐसे मतलब बाहर उनके मनोगत जो भाव है, अब आया तो विदेशों से ही है, पश्चिम से ही आया है, लेकिन आप सुनो, अब देश का सबसे बड़ा महंगा कलाकार उसी से निकल के आता है आज की तारीख में। जो शास्त्रीय संगीत निकल के आया, उनके बेचारों को पूछता नहीं कोई। और भी कौन विदेश से आया था यार, उसने की बड़ी चर्चा थी कि उसने बड़ा कॉन्सर्ट जो है, दिलजीत दोसांझ। हाँ नहीं, दिलजीत तो वो तो इंडिया का, एक विदेश से किसके 3 कॉन्सर्ट थे, मतलब गोवा में, बेंगलोर का, पता नहीं नाम बोल दो ना, नाम जोर से ही। कोल्ड प्ले। अच्छा, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट हुए थे, हो रहे हैं ना अभी। अच्छा, हाँ। तो अब हनी सिंह ने कहा मैं भी ऐसे करूंगा। अच्छा, तो दलजीत सिंह के देखता हूँ तो मैं तो पागल हो जाता हूँ। ऐसा भी होता है कि यार उसके सामने ऐसे फॉलोवर्स, मोदी जी बैठ के बात कर रहे हैं उनसे, हाँ कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास में तो विविध प्रकार की कलाएं हैं, वो तो गायन भी जानता है, एक्टर भी है, वो सब प्रकार देखने का में भी। आप सत्येंद्र सरताज को देखो, उसके गीत सुनो। पर सर, मोदी जी और दिलजीत की जो कॉन्वर्सेशन थी ना, उसमें जिक्र आया था राजस्थानी म्यूजिक का। उन्होंने दलजीत स्वीकार किया है कि राजस्थान में ऐसे उनको सुन के ऐसे, उनके सामने हम तो कुछ नहीं ऐसे बोला हमने। पर क्वालिटी के मामले में, ऑडियो वीडियो क्वालिटी, पंजाब के बाद हरियाणा भी काफी आगे बढ़ रहा है। बाकी हरियाणा में तो म्यूजिक का मतलब ऐसा था नहीं, हाँ, अभी थोड़ा सा ऑडियो वगैरह बहुत। पंजाब के रिकॉर्डिंग्स, मिक्स मास्टरिंग टेक्निक को कैसे परम काष्ठा पे ले जाना, मतलब लास्ट उसका, किसी भी मिक्स मास्टरिंग का क्या लास्ट लेवल हो सकता है, पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं।
तो यार मैं जब देखता हूँ ना कि यार जो पूरी दुनिया ऐसे एकदम युग परिवर्तन के साथ में लगी हुई है, फिर अपने इन लोगों को देखते हैं। पर उसमें सर कई बार ऐसे होता है कि जितना आप भजन संध्या का चार्ज करते हो ना, कई बार पता चलता है कि उतना तो लोग सिर्फ मिक्स मास्टर का ले ले रहे लेते हैं। मैं पता है, मैं अभी मैंने पूछा, हैं। मैंने कहा मेरा गीत है यार वहाँ से मेरे को उससे करवाना है। तो उसने कहा ठीक है भेज दी सर, ₹1,00,000 साथ में भेज देना, आप करवा के दे देंगे, मुझे 4 दिन का टाइम देना, हो सकता है सप्ताह भर लग जाए। तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे प्रकाश माली इतना लाखों रुपए लेता है, सिर्फ मिक्स मास्टरिंग ऑडियो के 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं लोग। कंपोजिंग की, और वो तो बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात रह गई, कर गई। लेकिन मुझे संतोष है कि आज के इस युग में हमने महाराणा प्रताप वगैरह जो किया था ना, उस समय भी उस समय ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं था, लेकिन उस समय भी किसी को पूछ के नहीं, खोज के कैसे कंप्रेसर लगता है, कैसे EQ लगता है, कैसे अप्लाई होगा, रिदम का डेसिबल कैसे सेट होगा, कैसे मास्टर रोम ऊपर बनेगा, उसमें ऑडियो को कैसे कंप्रेट लिमिट कैसे देनी है, उसको स्प्राइट कैसे करना है, स्टीरियो कैसे उसको रूप देना है। तो ये बहुत सीख के निकले उस समय भी। तो सर मैंने आपके लाइव में देखा था कि आप व्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे थे कि यार मुझे भी कभी कभी मन होता है कि मैं अपनी व्लॉगिंग करूं, कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन चीज़ें दिखाऊं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन वाली चीज़ें, ऐसे होता है? इच्छा होता है, लेकिन संसाधनों का अभाव है, और पहले से इतने सारे मतलब प्रेशर है माइंड के ऊपर कि हम अपना मूल रूप से अपनी रेस्ट पूरी करें, परिवार को भी ध्यान दें, आगे क्या नया करना है उसके बारे में सोचें। समय तो निश्चित है साहब, 12 घंटा का दिन होता है, फिर मिलने वाले लोग आ जाते हैं, थोड़ा अपन भी देखते हैं कि ठीक है यार आज का देख कल देखते हैं, कल कोई प्रोग्राम आ जाता है। मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बात बताता हूँ आपको, LED लगती है मंच के पीछे, LED मंच के पीछे लगती है, उसके आगे कलाकार बैठा है और वीडियो कैमरे सामने से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तक मैंने ठीक से एक भी वीडियो आते हुए नहीं देखा। रीजन क्या है? LED का पीछे से कॉन्ट्रास्ट आता है, रिफ्लेक्शन आता है। तो या तो उसको पार करने के लिए सामने लाइटिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो LED को दबा दे और फोकस आए। रात भर ये चलता रहता है ड्रामा स्ट्रीमिंग में, लाइव में, और सुबह वो जो वीडियो वाले देखता है तो वो रोता है, फिर अरे यार रात को ध्यान नहीं दिया। बस कारण ये कि तुमको पता ही नहीं है, तुमने सीखा ही नहीं है। दुनिया में जो अध्ययन से जो चीजें मिलती है ना सर, अनबीटेबल, वो अध्ययन, फिर उसके बाद अध्ययन के साथ अनुभव जुड़ जाए तो ही आप उसको पा सकते हो। बिना अध्ययन के ठीक है, काम चला लोगे आप। तो सर कभी ऐसे बॉलीवुड से कोई कॉल वॉल आएगा प्रकाश जी, आओ नहीं। एक आध गाना? कैसे आए थे आज से 5-7 साल पहले, पर मुझे लगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ यार, अपन ने इतना सीखा भी नहीं है, इतना अपने को आता भी नहीं और है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आपसे भी कम जानते हैं यार, कुछ चल रहा है उनका। पर देखो ईमानदारी भी तो होनी चाहिए ना इंसान की यार, अपने को पता है कि अपन जानते हैं, अपन उस योग्य ही नहीं है। भाई मुझे जब आज मैं ये बोलूँ कि जब मुझे लिपिक की नौकरी मिली हुई है, मैं लिपिक हूँ या बाबू हूँ, तो उसको छोड़ के मैं कलेक्टर बनने की इस भीड़ में क्यों जमा हो रहा हूँ? उसमें तो लास्ट में जाके खड़ा होना है आपको, और यहाँ तो अपन जहाँ खड़े वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। तो इसको छोड़ के अपन उधर मुंह डालें, मेरे को ऐसा लगता था कि इसको जहाँ से अपन खड़े हैं वहाँ से तो लाइन शुरू हो रही है, इधर तो अपन फ्रंट में, और वहाँ जाके लाइन में सबसे अंतिम में खड़ा होना है। तो ये बर्बाद करके वहाँ पे टाइम खराब। मैं बहुत सारे मेरे मित्रों को जानता हूँ जो इधर का सब कुछ छोड़ के उधर लाइन में खड़े, आज तक तीसरी लाइन में खड़े, बड़े अच्छे संगीतकार हैं, बड़े अच्छे सीखे हैं, लेकिन उनका फैसला गलत था। यहाँ जो मिल गया वो, हम जिस मिट्टी में जन्मे उसके लिए कर लो यार, ठीक है। पर कभी ऐसा नहीं एक आध गाना रिकॉर्ड करके आ गए, कभी ऐसा कोई स्पेशल ऑफर से? होता है, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत नहीं होती। मैं तो, मैंने देखा था कि आप ऋचा शर्मा के साथ, मेरे ऋचा के साथ में गाने का बहुत मन था, वो दुर्गाराम जी ने कहा था कि हम करवा देंगे, फिर कोरोना आ गया यार, फिर समय का, अभी भी मेरा मन है ऋचा के साथ भी गाना। और बिग बॉस के भी ऑफर कभी नहीं आए? कई बार क्या रीजनल कलाकारों को बिग बॉस वाले बुला लेते करते हैं, छोटू सिंह जी इस मामले में तेज था। अच्छा, उनका आ सकता है वो यार, वो भी उन सलीम मर्चेंट ने उनके गीत किए हैं अभी 3-4। देखो क्या होता है, परिस्थिति आपके अनुकूल होनी चाहिए। मुझे लगता है छोटू सिंह जी की परिस्थिति सारी उनकी अनुकूल आज की तारीख में चल रही है। अच्छा, जैसा वो जीना चाहते हैं वैसे उनका एनवायरनमेंट है, उन्होंने अपना बनाया है। ये बात सही। हो सकता है कि मेरी प्रतिकूल आगे आने वाले समय में अनुकूल हो जाए। एक तो ये एक
फाइनेंस का जो मेरा मसला है 2020 के बाद में, हमने जब से ये सारा काम किया, इसमें करोड़ों रुपए का कामकाज हो गया। तो मैं इससे थोड़ा निकल जाऊं बाहर, तो फिर एक लास्ट 5 साल की पारी खेलने का मन तो है बड़ा। मतलब मेरा मन है कि 50 साल की आयु तक फिर मैं हाथ जोड़ के कह दूंगा कि अब मैं कमर्शियली कार्यक्रम से संन्यास ले लूंगा। मेरा ऐसा मन है, क्योंकि फिर अपने शौक किया, ताकि फिर लोगों की ये बजट भी कम हो जाए। लोग कहे कि लाखों रुपए खा रहा है, और क्या ही खा रहे हैं यार। ठीक है, साउंड वाले को देखा, ये वो खर्चा निकाल के घर आते तो क्या बचते, वो कलाकार को ही पूछ लो। ये फालतू की चर्चाएं करने का कोई अर्थ नहीं है। वो कल कोई कह रहा था कि यार वो कबीरदास जी का फोन आया था हाँ, ये बात जोक मैंने भी सुना था, मतलब कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे रेवेन्यू पहुंचाओ। हाँ, अगर कबीरदास जी ने स्ट्राइक दे दी ना तो किसी का चैनल नहीं बचेगा, ऐसा कहना उनका। क्या फालतू की बातें होती है, ये व्यंग्य की बातें थोड़ी है। महापुरुषों ने लिखा, दुनिया को पहुंचाने के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा है, गायन करने वालों के लिए ही लिखा है कि भाई मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचाओ। कबीर यात्रा क्यों निकाली जाती है? कबीर यात्रा राजस्थान की हुई, एमपी की हुई। पहला सिंह जी टिपाणियां इतने सालों से कबीर को गा रहे हैं। पाकिस्तान की सिंगर आबिदा परवीन ने गाया। तो संगीतकार क्या है? वो महापुरुषों की बात को आगे तक पहुंचाना, कन्वेयर का काम करता है। वो एक ट्रांसपोर्टर है, माध्यम है। तो उन्होंने जो कहा उस बात को हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन कहेगा? फिर आप बताओ मुझे, कोई नेता कहेगा क्या? या कोई मशीन चलाने वाला, मशीनरी वाला कहेगा क्या? तो संतों की बात को जो कहेगा वो तो गायक ही कहेगा ना। भली वो मैं हूं, भली और कोई हो, भली वो वीणा पे कहो, कीबोर्ड पे कहो, आजकल गिटार पे भी करने लगे। कबीर के तो बहुत स्टैंडर्ड अभी। और कबीर, चलो हमने तो कबीर पे क्या कमाया नहीं कमाया, मैं ऐसा भी देखा है कि कबीर पे एक व्यक्ति ने 4-4, 5-5 करोड़ उनके व्यूअर्स बने हुए हैं। तो फिर वो भी कबीर कह दे उनको कि साहब मेरे रेवेन्यू पहुंचाओ मेरे बाल बच्चों को, मीरा बाई के वंशज कह दे कल। मीरा ने अपनी भक्ति की है, तो उस मीरा ने क्या देखा अपने जीवन में, क्या अनुभव किया, सूरदास जी महाराज ने क्या देखा, उसको लोगों तक पहुंचाना कार्य कलाकार का है। और एक व्यवस्था लेके चलता है, इसलिए वो पैसे लेता है। बिना पैसे कुछ होता था? आप बताओ मुझे। जो ये बकवास करते हैं फालतू की, जो ज्ञान बांट रहे हैं अपना, वो फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं। मतलब अभी तो पता नहीं ज्ञान बांटने की मशीनें खुल गई। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अच्छा सर, एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन है कि भजन संध्या में डांस वाला जो मसला है कभी कभी उठता रहता है, ठीक है? चलेगा। तो ये मैं तो कई बार कहता हूं कि जिसको भगवान ने नृत्य देके भेजा वो क्या करेगा? फिर नहीं करेगा तो जैसे देखो, उसका अंग अच्छा होना चाहिए बस, सबसे बस उस नृत्य का जो भाग है ना उसको अंग बोलते हैं। जैसे मतलब वो किस भाव से करता है, उसके पहनावा क्या है, उसके अदाकारी क्या है। बस ये हो सकता है कि मीरा का भजन है और मीरा के भजन पे राधा का भाव नहीं हो सकता, राधा के भजन में मीरा का भाव नहीं हो सकता, कबीर के भजन पे कोई नृत्य हो नहीं सकता। मीरा वीरे का नाम है, मीरा भक्ति का और प्रेम का नाम है। तो मीरा की जो भक्ति है वो पाने की नहीं है, मिलने की नहीं है, सिर्फ कृपा कर दो बस। राधा की भक्ति पाने की है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो भाव इसमें आ जाए वो भाव इसमें, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुष रहे, स्त्री रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री पुरुष बन जाए। तो ये थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। बाकी बड़ा अच्छा है, कोई बात बुरी नहीं है। एक बार सर आपके बेटे ने आपको ब्लॉक कर दिया था, काफी दिनों तक बात नहीं हो पाई थी, ऐसे भी लक्षण है। हाँ। चलता रहता है वो जिद्दिला है वो। हाँ, वो जिद्दिला है या आप समय कम मैं तो कुछ नहीं है। हाँ। और अगर मैं आपको समझाता हूँ, वो देखो आजकल के इस दौर के बालक है, वो 4G के 5G के जमाने के बालक है। और वो अपनी जगह पे ठीक भी है। अपनी बात उसने रखी होगी, तो डराने के लिए क्या तरीका होता है। मैं भी कई बार कहता हूँ हाँ भाई, और मुझे स्वीकार्य भी होता है कि यार इसका भाव जो है अंदर का, वो जो बालक मन है ना, वो मन क्या है। बात उसके गुस्से की या उसकी नहीं है, उसका मन क्या है। शायद मैं उसको पढ़ने में ठीक नहीं रहा होगा। अच्छा, तो इंडस्ट्री में सर दोस्त कौन है आपके, कलाकार बिरादरी में से? मेरा किसी से मतभेद नहीं है, सारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। सब छोटे से लगाकर बड़े से लगाकर। और सबसे बड़ी बात है, देखो मैं अंदर की तो नहीं कह सकता किसी के मन में क्या भाव चलता है, परंतु मेरी नज़र में सब लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं सबसे स्नेह करता हूँ, सबसे मतलब अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं।
और दूसरा है कि आप स्वयं अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। अब आप खुद ही कटुता रखते हो तो सबके अंदर कटुता का भाव दिखेगा आपको। अच्छा सर, अटायर जो है आपकी वेशभूषा है, तो वेशभूषा वो चाहे मंच का जो लेवल है वो बड़ा करने वाली, इन बहुत सारी चीज़ों पे भी आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आपने कुछ उसमें क्रेडिट एलिवेट तो करा देख नहीं दे, लेकिन मैं इस बात को तो मानता हूँ कि मुझे अव्यवस्थित कुछ भी पसंद नहीं है। यदि कोई स्पीकर या सिस्टम लगा हुआ, साउंड और स्पीकर यदि स्टैंड पे टेढ़ा लगा हुआ है या तिरछा लगा हुआ है, तो मेरा अंदर से बहुत ही खून ऐसे खराब हो जाता है। भाई आप प्रोफेशनल हो, आपने पैसा लिया है, मतलब आप पैसा का मतलब आप प्रोफेशनल हो, आप कमर्शियल व्यक्ति हो, तो एक्यूरेसी होती है। कल मैं एक इवेंट पे गया था, मेरे एक मित्र हैं समुंदर सिंह जी, उनकी बेटी की शादी है, तो उस इवेंट को देख के मैं तो अक्का बक्का रह गया। फिर उसके जो इवेंट वगैरह वाले लोग थे उनको बोले कि सर हमारा नाम इसलिए है, मैंने परफेक्ट, मतलब उसकी परफेक्ट की लास्ट स्थिति क्या है वो करके देते हैं। मेरा एक दोस्त है बीकानेर में साउंड वाला, पंकज, वो अपने साउंड में एक केबल भी, एक पिन भी जो अनब्रांडेड नहीं रखता। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अरे यार क्या बात है, होना चाहिए यार। कई स्पीकर ऐसे जो साउंड वाला स्पीकर के ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं, उसकी प्लाइयाँ टूटी हुई है यार, इतने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, जब वो बोलता है तो ची ची बोलता है यार। अब उसको कुछ कह दे तो गुस्सा और हो जाता है। अब एक तरफ ये, और दूसरी तरफ जिसने RCF का या वर्ल्ड ट्रैक का, JBL का, VRX का, जिसने ब्रांडेड सिस्टम या साउंड क्राफ्ट के डिजिटल मिक्सर वगैरह ये वो कर रखे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यार अपोलो यूनिवर्सल पे काम करते हैं, साउंड कार्ड पे न्यूमन का माइक यूज़ करते हैं, जेनलेक के मॉनिटर यूज़ करते हैं, मैक स्टूडियो यूज़ करते हैं। तो हमको लगता है कि यार कोई भी करो, जितना आप पहुंच सको उतना ब्रांडेड में जाओ, और ब्रांडेड में जाने के बाद में अपनी चीज़ों को सुरक्षित तो करो। आपके वो जो स्टैंड है उसके पे जंग लगा हुआ है, जो माइक स्टैंड है, तो यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या है। हजारों लोगों को तुम दिखा रहे हो, प्रतिष्ठा में तुमने काम लिया, तुम्हारे स्टैंड पे जंग लगा हो, तुमको पता भी नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर रंजी जमी, उसके ऊपर कपड़ा भी लगा दो यार, गलत है। इससे आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे रह जाओगे। वो फिर बाहर वाले जो लोग हैं ना, बढ़िया वाले जो अच्छे वाले, वो हंसते हैं राजस्थान के लोगों पर कि दिन की क्वालिटियां देखो इनकी। वो जब राजस्थान कॉन्सर्ट करने के लिए आते तो अपना सारा लाव लश्कर लेके बिल्कुल लेके आते हैं। उनका इंजीनियर पहले आता है, उनके साउंड के जो ट्रैक राइडर है वो पहले भेजे जाते हैं, उसके अनुसार एक पिन चेंज नहीं होती सर। मतलब अभी मैं एक जगह गया तो डीजी को मिक्सर मांग लिया उसने, डीजी को कॉन्टेम, उसका लेवल वो बहुत महंगा, लगभग 1.5 करोड़ का मिक्सर है। तो अगले को मुंबई से इंपोर्ट करके लाने देना, उसने मांगा, इवेंट वाले ने देना पड़ेगा, संगीतकार ने मांगा है। तो क्वालिटी होती है सर, आप समझो बात को। वही बात है, एक तरफ आपको पूरी रात गाना पड़ता है, बाहर वालों में भी मतलब लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। फिर भी ये तो मैंने किया, मैंने कहा देखो ये जो ढर्रा पड़ा हुआ है इसको बंद करो। फिर पहले हमने 6 बजे से कार्यक्रम को 4 बजे तक लाया, फिर 4 बजे से 2 बजे तक लाया। जैन कार्यक्रम होते हैं, आप देखो 11 बजे से 10:30 बजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या उनके भगवान नहीं है क्या उनके भगवान अराजी हो जाते हैं क्या? लेकिन जीवन जीने में कई लोग आगे चलते हैं अपने जीवन से, प्रकाश गांधी जी जैसे हैं, तो वो हर समय अपनी जिस युग चल रहा है उससे 5 साल तक आगे चलते हैं। हम लोग 5 साल तक उनके पीछे मतलब ऐसे घसीट रहे हैं, और वो आगे। मैंने उनको कई बार मजाक में पूछता हूँ, मैंने कहा गुरुजी क्या है, मैं मजाक में बोलता हूँ गुरुजी, वो मेरे को महाराज जी बोलते हैं, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ। ऐसे ही हमारी चलती, बहुत सालों की दोस्ती। मैं गुरुजी गजब आदमी हो, तो बोले कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए करता रहता हूँ। मुझे मन में फील होता है ये हर बार 5 वर्ष अपडेट दिखाई देते, आगे 5 साल चलते रहते। बड़ा विरला आदमी है, ऐसा आदमी कहाँ बैठा है यार, जो दुनिया को दिखाई नहीं दिया आज तक, और जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अच्छा सर, मैंने देखा था कि आपकी गाई हुई जितनी भी रचनाएं हैं सालों साल तक चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं, और जनरली दूसरे भजन गायकों में रामनिवास जी राव के बाद में ऐसे लोग अभी तक नहीं आए जिनकी रचना इस तरीके से चलती रहे। इसमें एक तो है ना, रिदम और म्यूजिक का मैं बड़ा योगदान मानता हूँ कि आप है ना जब रिकॉर्ड करो तो ऐसा करो कि उस चीज़ को सामान्य कोई भी रिदम प्लेयर और संगीतकार उस म्यूजिक को वापस बजा दे। तो फिर संगीत इतना सहज होना चाहिए कि उसको कोई भी गाए उसको सहजता से गा पाए वो, और कोई बजाए उसको सहजता से बजा पाए।
फिर आप सिलेक्शन जो है वो ऐसे महापुरुषों को भजन करो, कबीर जी के या ऐसे निर्गुणी वाणियाँ। तो पहली बात तो मेरे एक बहुत अच्छे हमारे संघ के जो प्रचारक हैं, काफ़ी वरिष्ठ प्रचारक हैं, मैं नाम लूँगा उनका, बाबा जी कहते हैं कई बार, या और भी एक दो हमारे श्याम सिंह जी भाई साहब हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ये गीत तो बड़ा अच्छा, जैसे वो मन मस्त फकीरीदारी जो मेरा गीत है, बाबा जी ने लिखा हुआ, मैंने गाया हुआ है। तो बोले कि प्रकाश जी ये है ना, लिखने वाला जो यदि कोई व्यक्ति तपस्वी होता है ना, तो आप गा रहे हो या और कोई गा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यदि लेखनी किसी तपस्वी व्यक्ति ने लिखी है तो उसके लेखन के समय भी उसकी तपस्या उस कलम में चलती है अंदर पेपर पे, तो चिरकाल तक उसका रहता है। तो सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि मेरे द्वारा जो भी गाया गया, तो आज तक मैं ये देखता हूँ कि बाद वाली पीढ़ी भी उन भजनों को आज तक भी गाती है। मतलब एक रात में कोई भजन संध्या हो रही, पश्चिमी राजस्थान की खासकर बात करें, मेवाड़ की बात करें, तो एक रात में भजन संध्या होगी, पूरी रात में यदि 5 घंटे गाया जाएगा, तो मुझे पता है कि लगभग 2.5 घंटे तक का विषय वो गाया जाएगा जो मैंने पहले गा रखा है। उसका कारण है कि तो सहज म्यूजिक है, सहज गायन है, और फिर उन महापुरुषों की वाणियाँ हैं। तो तीनों चीज़ें एक साथ में मिल गई, सबको अच्छी लगती है, श्रोताओं को अच्छी लगती है। कलाकार ये चाहता है कि जो श्रोता को अच्छी लगे वो गाएंगे। कई बार ऐसे देखते हैं कि धुरंधरी का प्रदर्शन करने की कोशिश होती कलाकार की तरफ से, लोगों को इतना ना क्लासिकल का नॉलेज होता है, जनता को, उनको बस समझ आए, अच्छा लगे, बस हो गए। हाँ, सरलता ही चलती है, आप समझो। और दूसरा ये कि आखिर में तो माई बाप, मैंने जैसे पहले भी कहा, जनता है जो सीधा सीधा, चंपा में थी आज तक भी क्यों चलते हैं। आज इतना मीडिया बदल गया, इतने हैवी साउंड आ गए, बेस गिटार का इतना उपयोग होने लग गया, पियानो का, लेकिन चंपा मेथी को यदि सुनने बैठ जाओ तो फिर आप घंटे भर सुनते ही रहो, कुछ नहीं, हारमोनियम और ढोलक की खंजरी है। हाँ, बहुत कम एलिमेंट्स में सॉन्ग प्रोड्यूस करे हुए हैं, लेकिन उनकी वॉइस और उनका गायन जो ऐसा है कि उसको सदियों तक, आप और हम नहीं रहेंगे तब तक भी चलेगा। मैं देखो भंवरू खां जी, एक हमारे अपने इधर बाड़मेर क्षेत्र के बड़े, चंदन मलिया के जिनका गाया हुआ है, तो चंदन मलियागरी एकदम बिल्कुल मेरे हिसाब से शायद तक तो कोई पाली में कोई पुराने जमाने में 50 साल पहले कोई नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो रखी है। लेकिन अब उसको सुनते हैं रात का, यदि ऐसी कोई बयार आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, और बैठे हैं बोले वो चल रहा है, तो आप कैसे अपना आप लहरें आनी शुरू हो जाएगी। कुछ तो उस कथा में पावर है, फिर उन्होंने जो गाया है, तो ऐसा गाओ जो चिरकाल तक रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने भर धां धो किया यार, उसने आपने लाखों रुपए यूट्यूब पे कमा लिए, फिर गीत खत्म हो गया यार। हमारी एक समस्या थी कि हम लोग बैठते थे तो एक कैसेट में 8 भजन करने होते थे, तो एक दौर इतना अच्छा था वो कि 8 भजन एक साथ में आते थे। अब तो क्या, एक भजन बना यार, फिर 4 महीने वापस नहीं आता। अभी जो ये चल रहा है, इसके बाद में मेरा जो मन है कि मैं मंच पे बहुत सारी चीजें ऐसी गाऊं जो चिरकाल तक स्थायी हो जाए, महापुरुषों की वाणियां। देखते हैं क्या होता है, सोचा हुआ तो बहुत है। तो सर इसमें अभी जो मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है, जैसे एक ऑटो ट्यून का बार बार नाम लिया जाता है, ऑटो ट्यून कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, दोनों चीज़ें हैं। पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ही आ जाता है। तो नेगेटिव मतलब आपका क्या पक्ष है? नेगेटिव ये है ना कि आप सुर में नहीं गा रहे हो तो आप सोचोगे यार ठीक है ऑटो ट्यून ठीक कर लेगा, तो आप उसको पेल दोगे स्टूडियो में, तो आप अपनी तैयारी कहाँ कर रहे हो। आपको पता है कि ऑटो ट्यून ठीक कर देगा, या फिर एक सॉफ्टवेयर हो, मेलोडाइन एक सॉफ्टवेयर और है, वो उसमें स्वर करेक्ट होते हैं, तो आपको पता है कि यह स्वर करेक्ट ये कर देगा। अच्छा ऑटो में डाल दोगे, ऑटो में कर लेगा वो, मैनुअल करोगे तो मैनुअल हो जाएगा, ऑटो में भी हो सकता है। तो आप बेसुरा, तो आपकी आदत में वो मतलब सुर साधने की आदत नहीं पड़ेगी। मैं तो अपनी आवाज में ऑटो ट्यून यूज नहीं करता, आज तक नहीं करी। पर कुछ लोग पॉजिटिव में बिल्कुल माइनस ऑटो ट्यून, अरिजीत सिंह के भी होता है जैसे कि देखो टेक्निक है तो उसका उपयोग करना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ही उसको आवाज जो है आपकी मेटेलिक आवाज बन जाए, हाँ रोबोटिक आवाज बन जाए, मेटल जैसा फील कराए, रोबोट जैसा फील कराए, ये तो क्या है, गलत है। तो आवाज का ओरिजिनल टेक्सचर रहना ही चाहिए। तो सर आपके अभी जैसे आप शांति से जवाब दे रहे हैं, तो और मैंने सुना भी आपके साथी कलाकारों के, प्रकाश जी मतलब किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी। मैं कभी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे सीन आए मेरी लाइफ में जब बहुत मुझे अग्रेसिव करने का प्रयत्न किया गया, मुझे बहुत उद्वेलित करने का प्रयत्न किया गया, गालियां भी बहुत सुनता हूँ मैं,
मुझे लगता है कि यार समय जो है ना वो इतना पावरफुल होता है कि 12 घंटे के अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जा सकती है। आप अपनी ज़बान क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? सही बात है। तो इसमें मतलब वही है कि 48 घंटे तक अगर अपन रुक जाएं तो हो सकता है कि उस भाई मानव प्रवृत्ति है, वो मानवीय कुछ मूल्य हैं, ह्यूमन नेचर है, बदलाव होना ही निश्चित है, उसमें क्या है। पर फिर भी आप अचानक गुस्सा आ जाए तो कुछ है रोकने का ऐसा फार्मूला? नहीं, मैं शांत हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। तो गुस्सा बहुत तेज आता है अंदर में, बहुत पी जाता हूँ उसको। मतलब कितनी बेहुदा बातें। अभी पता नहीं झलका राजस्थानी करके कोई क्या है, यूट्यूब पे फेसबुक पे कोई पेज है, उसने लिखा प्रकाश माली चोर है, महा ठग है। अभी उसकी दुकानदारी चल नहीं रही है और वो इतने इतने मिलियन जिसके फॉलोवर्स है उनसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, 20-20 लाख रुपए मांग रहा है। दूसरा कोई आदमी हो जो तलवार लेकर काट देता उसको। मैंने उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने पूछा ही नहीं कौन है भाई तू। और मैं आज देख रहा हूँ कि मेरी जो दर्शक है वो जवाब दे रहे हैं कि यार हम इतने सालों से जानते हैं, हमने प्रकाश जी को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा, तू कौन से कहाँ से, कोई ऊपर ले एलियन आया है क्या, ग्रह से पैदा होकर आया है क्या कहीं से, कौन है तू? तो अपना भी उसको शर्म आएगी 4 दिन बाद में, अभी नहीं आएगी तो 4 साल बाद में आएगी, जब उसकी उम्र आएगी तो उसको अरे यार मैं क्या लिख दिया था। तो अभी जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसमें अगर ये चीज़ अगर एक्सट्रीम लेवल पे चल जाए, कुछ चीज़ें गलत हो जाए, मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ कल। कुछ जनहानि तक भी हो जाए तो फिर उसका क्या होगा? हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का, देखो आज तक तो ऐसा कोई कभी कोई कार्य नहीं हुआ जिसके ऊपर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक होने की संभावना हो। मुझे भी लग रहा है 4-5 दिन से कि यार ये जो विषय है ना, इसमें कोई उपद्रवी व्यक्ति ऐसा ही हो जो सामने आके खड़ा हो जाए। तो मैंने पुलिस को, प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र दिया है। मैंने कहा मेरे यदि राइट्स मैंने मांगे, मेरा राइट्स की मैंने बात करी है, उसके ऊपर यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। उसके अलावा भी मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो फिर जो विषय है ये बहुत भीषण हो जाएगा। मैं तो नहीं, मेरे जो प्रशंसक है उनके लिए बहुत भीषण हो जाएगा। मेरे से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कल के बाद में, प्रकाश आप चिंता मत करना, हम आपके साथ में ढाल बन के खड़े हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का ऐसा। मतलब पॉडकास्ट को थोड़ा सा लाइट करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे रैपिड फायर जैसा है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होने वाली है, ज़्यादा सोच के जवाब नहीं देना है आपको, ठीक है? तो पहला तो है कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? किशोर कुमार का आंखों में हमने आपके सपने सजा रखे हैं। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग, कौन सा ज़्यादा लाइव। पसंद है? कौन सा गाना गाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी? महाराणा प्रताप। किस सिंगर के साथ ड्यूएट करने का सपना है? ऋचा शर्मा के साथ में तो ही है पुराना। सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होता तो शायद कोई मजदूरी कर रहा होता। अच्छा, कैसा लगता है कि प्रकाश कोई योग्य नहीं है ना अपन, उसके अलावा किसी लायक ही नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आज भी है ना सोचता हूँ कि यार अपन नहीं होते तो क्या होते। तो कोई 15,000 में नौकरी पे नहीं रखे, ऐसे ही अपने कोई अपनी कुछ अपने पास क्या है यार, क्या है अपन? ठीक है, ये तो कोई माता पिता की कोई, या तो उनकी कमाई है या उनका कोई आशीर्वाद है या हमारे पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है या पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है, तब इतना सब कुछ है। बाकी तो क्या है, अपन क्या गाते हैं, संगीत में हमारा क्या योगदान है? कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो राजस्थान के संगीत में तो मेरा तो कोई, मैं मानता हूँ क्या योगदान है, कुछ भी नहीं, जीरो, फेल है पूरा। तो अभी पर्सनल चॉइसेस पे फर्स्ट रैपिड पड़ेगा। गांव की शांति या शहर की चकाचौंध? गांव की शांति है। सुबह की रियाज या देर रात का संगीत? सुबह का रियाज, मन की शांति है। आपका सबसे बड़ा फैन कौन है, पता है कोई ऐसा क्रेजी? है 2-3 लोग हैं जिन्होंने हाथ पे टैटू लगा रखे हैं। अच्छा। तो मंच पर गाना भूल गए हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, नींद की कमी होती है, कई बार बहुत लंबे प्रोग्राम चलते हैं तो जो हमेशा रात दिन गाते हैं वही लाइन कई बार मिस हो जाती है। हो सकता है कि थकावट के कारण से हो। आपके फैंस में सबसे अनोखी डिमांड कौन सी थी, किसी ने करी हो ऐसी कि आपसे कोई ऐसा गाना? कोई क्लासिकल गाने के लिए कहा, मैं क्लासिकल मैंने सीखा नहीं भाई। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में यार ये तो देसी, राजस्थान का सोगरा वगैरह, ये कोई हमारे गांव की सब्जी, मेरा गांव शिवकर है तो वहाँ की ऑर्गेनिक सब्जी होती है, मुझे वो सब्जी बहुत प्रिय है। वहाँ की कांदी, बैंगन की, वहाँ की जो मूली अभी आती है, वो सब्जी मुझे गांव की बहुत पसंद, मेरे गांव की पसंद है, शिवकर की। अगर आपको किसी फिल्म में गाने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म होगी? देशभक्ति को भी, महाराणा प्रताप जैसी ऐसी कोई देशभक्ति ही कोई विषय होगा। गाने से पहले कोई ऐसी खास
आदत या कुछ ऐसा रिचुअल जो कि आपको मंच पे जाने से पहले करना होता चाय हो? पीनी होती है यार। अच्छा अच्छा, ये तो हर राजस्थानी का होता है कि चाय तो। अगर अगर आपके गाने को कोई रिक्रिएट करे तो किसे चुनेंगे? आपके गाए हुए गाने अगर किसी कलाकार से आप। फिलहाल तो मैं अभी तो मेरा एक पुराना साथी इंद्र शर्मा जो थे ना, वो हाँ। बड़ा अच्छा विषय, अभी परमेन भी अच्छा कर रहा है। अच्छा अब देखो आगे और कौन कौन मिलता है। अच्छा, तो फाइनल रैपिड फायर ये है कि परिवार या फैंस? दोनों ही। राजस्थानी लोकगीत या बॉलीवुड? लोकगीत, लोक भजन। अच्छा, ट्रेडिशनल या एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक? दोनों। अच्छा, यूट्यूब या लाइव शो? लाइव शो। अच्छा, संगीत आपके लिए शौक है या जुनून? जुनून। अच्छा, आपका पहला गाना कौन सा था और उसे गाते वक्त कैसा महसूस हुआ था? शरण कुमार। अच्छा फर्स्ट तो अच्छा, क्या वो फीलिंग्स एक थी? भावनात्मक विषय था। फिर बाणा प्रताप, ये तो गौ माता, अच्छा। मनमस फकीरी दारी संग का एक गीत है। ठीक है, और किस राजस्थानी कलाकार ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कुशल बारट जी ने। अच्छा, और गाना बनाते समय शब्द पहले आते हैं या धुन? सबसे पहले लिरिक्स आती है, उसके बाद उसकी धुन तैयार होती है। अच्छा, अगर आपको अपने किसी पुराने गाने को रिक्रिएट करना हो तो कौन सा चुनेंगे? तेजा जी महाराज। अच्छा, थोड़ा खाने वाली बात आ गई कि लहसुन प्याज वाली दाल या बिना लहसुन प्याज वाली? कोई सा भी? थोड़ा चटपटा लहसुन वगैरह। अच्छा, पारंपरिक वाद्य यंत्र या आधुनिक? पारंपरिक। अच्छा, रेगिस्तान की ठंडक या शहर की गर्मी? ठंड तो बड़ी तो मुश्किल है साहब, थोड़ी। सुबह का सूरज या रात का चांद? चांद। क्यों? रात के जीवन है। कलाकार लोगों को रात बहुत पसंद होती है ना। रात के जीवन में पूर्णिमा का चंद्रमा वगैरह, कभी ऐसे खुले में कार्यक्रम होता है, पूर्णिमा का चांद जब दिखता है तो मैं कई बार पब्लिक को कहता हूँ कि ऊपर देखो यार। बहुत बार कहता हूँ। अच्छा, मतलब कई बार क्या होता है, चांद ऐसे उगता है, हम शुरू करते तब, और ऐसे जब खत्म होता है तो ऐसे कहीं किनारे पे आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार जब आप ही देख लो आप, फिर ये इधर आएगा, तो इसका मतलब ये इतना घूम के इतना आया, इतना समय हमने साथ में बिताया। अगर अच्छा, क्या आप खाली वक्त में भी गाते हैं? हाँ करता है, तो गुनगुनाते रहता हूँ। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए यूट्यूब का CEO बना दिया जाए तो आप क्या बदलेंगे? मूल तो राजस्थान में जो अच्छे जो लोग हैं उनको आगे लाने का मेरा, जो वास्तव रियल में डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले। अच्छा, आप अपने किसी गाने को किस बॉलीवुड अभिनेता पर फिल्माना चाहेंगे? सोचा नहीं। कभी नहीं सोचा? अगर आपको अपना खुद का बायोपिक बनाने का मौका मिले तो आपका रोल कौन मेरा एक है ना, एक ड्रीम है कि मैं एक बार कोई ऐसा बेरुपया का रूप करूं, रोड के ऊपर भिखारी बन के बैठूं। अच्छा, लोग मुझे पहचाने नहीं। वो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, वो लोग एक भिखारी जब बैठता है, फिर बाद में मैं उस रूप को हटा के देखूं कि मैं ये था और मैंने ये एक्सपीरियंस पाया, पता चले कि लोग जो है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग के प्रति कितना मतलब क्या सोचते हैं, मतलब गरीब अवस्था को देख के आदमी के मन में सीधा सीधा क्या भाव आता है, उसको क्या फील होता है, जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक गाना जैसे गाते हुए आप कभी बोर ही नहीं हुए? देखो बोर तो संगीत से व्यक्ति होता नहीं है, थक जाता है आदमी। क्या गले की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। मैं आपको एक बताऊं, मैं अपने इतने सालों में आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं 2 बार अपने गले का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये बात किसी को पता नहीं है। अब आज जो ये मालिक बन रहे हैं ना, बहुत विशेष रूप से इस बात को दाब कही देना लोगों को, जो मालिक बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आदमी गाते 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 उससे गले से भी बीमार हो सकता है, और उसको ऑपरेट करवाने की भी जरूरत पड़ती है। और ऑपरेट करवाने के बाद में जब वो ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं, फिर 4 दिन भर्ती रहते हैं, फिर जब 20-25 दिन नहीं बोल पाते, और ये लगता है कि पता नहीं आवाज आएगी कि नहीं आएगी वापस, और उसके जो ये मालिकाना हक बना के और ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ऐसा गुस्सा आता है, फिर बहुत बददुआएं निकलती हैं। अच्छा, तो आपके फैंस ने कोई ऐसा अनोखा गिफ्ट दिया है कभी कुछ आपको? महंगे गिफ्ट बहुत मिले। अच्छा, 3 लाख की घड़ी, एप्पल फोन। मैं फोन नहीं खरीदा कभी। अच्छा, गिफ्ट कभी किसी फ्रेंड ने दिया, नहीं तो फिर मेरी पत्नी जो है वो मुझे, मतलब उसने अनुबंध कर रखा है कि फोन आप खुद नया नहीं खरीदोगे। फोन और गोल्ड, दो चीजें आप नहीं खरीदोगे। अच्छा, हालांकि मैं गोल्ड तो मेरा कोई ज्यादा शौक नहीं है, पर फिर अच्छा अच्छा, अगर आपको अपने फैंस को एक संदेश देना हो तो वह क्या होगा? कुछ बहुत लिमिटेड। बस यही है कि आपका जो प्रेम है वो मेरे लिए बहुत वो है। ये जो अभी ये अफरा तफरी मची हुई है, इसमें किसी भी दर्शक या श्रोता का कोई विषय नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी लड़ाई है जो हक की है।
जो आने वाली पीढ़ी की या हमारे पुराने, जैसे मैंने चंपेगा जी, कालूराम जी बिकनिया, राजकुमार स्वामी जी, उनके लिए जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जिनका भविष्य जो निर्धारण उनके रहने के बाद, उनकी अस्वस्थता के बाद में या उनके दुनिया से जाने के बाद में, वो जो एक पिता जो भाव संजोता है या एक अपने परिवार के लिए व्यक्ति एक संपत्ति खड़ी करता है, आजकल की यूट्यूब ने सुविधा दी है, तो मीडिया यही है, उसके अलावा कोई मीडिया नहीं है। पहले आप कैसेट बेचते थे, प्रचार करके बेच सकते थे, आजकल तारीख में आप अपलोड कर सकते हो हद से हद। लोग कितना करेंगे वो आपके पास तय नहीं, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। तो आप यदि अच्छा कर रहे हो और उसका कुछ रेवेन्यू मिल रहा है तो उसके ऊपर आप अपना हक मत जताइए, आप हो ही नहीं, उसके भागीदारी नहीं हो किसी। आपको तो ठीक है, आयोजकों ने बुलाया, उसका भी आपने पैसा लिया है और उसके मालिकाना हक बन गया। आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रात का एक मौका था, दूसरे दिन ये किसने कहा कि आप उसके वीडियो काट के अपने चैनल पे, मुझे परसों आशा जी कह रही थी कि उनका एक गीत, एक व्यक्ति ने उसके ऊपर 30 लाख रुपए कमा लिए। तो मैंने आशा जी कहा, मैंने कहा आशा जी थोड़ा अवेयर हो जाओ आप भी अपने जीवन के लिए। तो सोचो आप इस बात को कि कलाकार क्या जूझता है यार, वो उसकी क्या स्थिति थी वो वही जान सकता है, उसको ही पता होता है कि क्या मुश्किल होती है। लोगों के लिए लाखों रुपए ला रहे, लाखों रुपए लेते कैसे लिए होंगे, लाखों 25 साल में यदि हम पहुंच के 20-25 साल के बाद में यदि आज 2 रुपए तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती क्या, खर्चे नहीं होते क्या, परिवार में भूखे मार दे। मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो और हम अपने परिवार को तुम्हारे मन रखने के लिए हम क्या मतलब भिखारी जैसे हो जाएं, ये तो क्या बात हो गई। और पैसे के बिना क्या होता है दुनिया में। तो मैं पैसा मांग ही नहीं रहा हूँ, मैंने कभी मांगा नहीं पैसे किसी से। अभी भी ये विषय है, आपने कमाया वो आपका होगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। लेकिन आज के बाद में जो होगा वो हम अपने हिसाब से करेंगे, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन उस चीज को हम अपने अनुसार करना चाहते हैं, बस इतना ही विषय मेरा है। हाँ सही बात है, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स नाराज है, वो राजी हो जाएंगे, कोई नहीं। उनको मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनको एक लास्ट संदेश दे रहा हूँ कि आपका काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कन्वेंट करेंगे, जहां पर भी प्रोग्राम करेंगे वहीं के लोकल यूट्यूबर्स को हम अवसर देंगे। वो यदि नहीं करते हैं तो बाद का विषय है। बस ये है कि वो डाटा जो है वो आप हमसे उसका अपना शुल्क पार्टी से ले रहे हो, उसका और भी कम पड़ रहा था, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, अपना शुल्क लीजिए। तो आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, मैं फ्री में लगा रहा हूँ और बाई चांस आपके व्यूअर्स नहीं हो रहे तो फ्री में लगाए हो, आपका क्या काम आएगा। तो आप तो अपना उस समय का जो मेहनताना है, अपने कैमरे का, अपने उसका पैसा जो है वो मेहनताना अधिक लीजिए। आप सोचो कि आप उसके भरोसे बैठे हो, यूट्यूब पे आएगा, उसकी जगह पर आप नित्य कमाने का सोचो ना। बहुत सारा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत व्यवस्थित काम है। तो सर अपनी यात्रा काफी लंबी हो गई है, 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से बैठे हैं, एक भजन संध्या के बराबर का हो गया है, तो कितना क्या बना फिर आपका वो तो कैसा लगा आपको वैसे? बस मेरे को कुछ मन की बातें हैं, हालांकि ये बहुत अपन इसको और भी एक सेशन करेंगे, एक सेशन करेंगे करेंगे। हाँ। पर ये कि जो अंदर में बड़ास थी वो कहना चाहते थे, को पता रात को घुटना पड़ता है इन चीजों के लिए, किसको कहें यार। अब लाइव आते हैं ना तो नीचे जो कमेंट्स की श्रेणी है तो कोई लोग समझते नहीं, उनको पता ही नहीं होता है, तो ऊट पटांग खत्म कर दे। तो हम तो आखिर में कितना भी मतलब हम अपने मन को रखें, लेकिन मनुष्य हैं तो वो आ जाते हैं भाव, तो अपन बोलने में फिर पीछे हट जाते हैं कि चलो इस बात को ऐसे कर दो यार। पर तो सच यही है, इसके अलावा सच नहीं, मेरे जीवन की सच्चाई इसके अलावा कुछ है नहीं। और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ यार, सब लोग करो, इस पृथ्वी पर सब लोग आए हो तो भगवान ने सबको भेजा है। और देश 1947 में आज़ाद हो गया था तो स्वतंत्रता का अधिकार तो मिला ही था। तो ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता की लड़ाई है कि आप चुंगल में फंसे हुए हो, चुंगल से आप स्वयं का जीवन जो है खुद जियो। और नए कंटेंट देने की स्थिति जो है ना तभी बनेगी जब आपको किसी चीज़ का रेवेन्यू मिले, बाकी कंटेंट कोई नहीं बनाता। अब आप बताओ म्यूजिक कंपोजर को किसी को, मैं अभी एक राजस्थान सरकार का हमने एक गीत बनाया, परमेन ने बनाया उस गीत को, मैंने कहा परमेन क्या वगैरह क्या भाई क्या, तो बस अभी तो 1 लाख रुपए करीब लेता हूँ एक प्रोजेक्ट के। 1.5 साल में मतलब 15,000 से 1 लाख रुपए तक की यात्रा, तो मेहनत कितनी करता होगा बंदा। बिल्कुल। तो कितनी ताकत पड़ती है किसी चीज के लिए यार। कोई कह रहा है कि हमारी मेहनत है, अब तुम एक कैमरा एक टांग पे खड़े हो गए तुम्हारी मेहनत है यार, ये क्या विषय होता है। क्योंकि आदमी 500 किलोमीटर गाड़ी में चल के आया, इतनी बड़ी रिस्क लेके आया, वहां पर इतनी सारी जनता को उसने कंट्रोल किया, उसने पूरा प्रोग्राम संजा के पार्टी को व्यवस्थित करके दिया, तो वह उसकी मेहनत नहीं थी कि तुम एक टांग पे कैमरा यूं लगा के खड़े हो गए, तुमको हमारी मेहनत थी। तो फालतू की बेहुदा बातें करने से क्या मतलब है। जनता को इस बात को समझना चाहिए, और जनता को देखो, जनता को कलाकार के पक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जिसके पक्ष में फालतू में खड़े हो रहे आप उस कैमरामैन को जानते ही नहीं हो।
तो सर मेरे को तो बातचीत करके सही में बहुत सही लग रहा है, ऐसे इंस्पिरेशन वाली बात हो गई है कि अच्छा लग रहा है, और ऐसे बिल्कुल ऐसे फॉर्मल नहीं हो रहे अपन, नेचुरल जा रहा है। तो मेरे को ऐसे कोई लग रहा है कि मैं अपने सीनियर के साथ ऐसे सीखने का कोई सेशन चल रहा हो। तो ये बात दर्शकों तक भी इसी फॉर्म में जाएगी, इसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया सीधा जाएगा। सीधे जाना चाहिए। बात तो मन की है ना कि भाई आपने क्या किया है, क्या करना है जीवन में, है क्या। और बस ये मैं आपको लास्ट में जो यही कह रहा था कि आप है ना ऐसे अधिकार पूर्ण, ऐसे हमारा हक था, हम थे, हमने ये किया। क्या किया तुमने? 25 साल का मेरा गायन, 20 साल का मेरा गायन है, 22 साल का लगभग प्रोफेशनल, उसमें से 20 साल करेक्ट प्रोफेशनल मानो, उसमें 15 साल तो मैंने खुद ने अपने जीवन को खड़ा किया है। यूट्यूब आए हुए को 5 वर्ष हुए हैं। तो आपने हमारे जीवन में क्या किया है? हमने कितनी रातें कुर्बान करी हुई, मेरे बच्चे 20-20 साल के हो गए। तो फालतू बातें करने से क्या मतलब है इन चीज़ों का? और फालतू में जनता को इन बातों के लिए भरमाने का क्या अर्थ है? तो मैं, जब मेरे जो श्रोता है, दर्शक है, उनसे बस यही है मेरा कि मैं नहीं, सारे कलाकार आपको सुनाएंगे, वही आपको आनंद कलाकार ही देंगे। तो ये बीच में जो ये लोग जो हैं, इनका विरोध नहीं है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी कोई प्रोग्राम है वहाँ की लोकल टीम से पहले संपर्क करेंगे। हम आयोजक को पूछेंगे कि वीडियो कौन बना रहा है भाई, और आयोजक बताएंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे, भाई आपको कोई कमी पेशी है क्या, आप तो आयोजकों से बात करेंगे। बस ये कि आप स्ट्रीम चलाइए, स्ट्रीम आपका आयोजक को, सारा कोई आयोजक चाहता है रात को हम दिखाएं दुनिया को। हालांकि स्ट्रीम से भी बहुत नुकसान है, वो सेम की सेम चीजें कल तो श्रोता कहते कि यार ये क्या है, भी कहाँ से लाएगा नया नया। कवियों को और गायकों को बहुत नुकसान हो गया स्ट्रीमिंग से। भी कवि सम्मेलन होता था तो 5 साल में एक बार तो सुनने का आनंद लेते थे। अब वो सेम की सेम चीज यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है, होगी वही नया, वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा रात भर का, उसका जो प्रसिद्ध है वही तो सुनाएगा। तो स्ट्रीम करिए। बस ये है कि उसके जो कंटेंट हैं वो कंटेंट अब विधिवत तरीके से ही अपलोड होंगे, क्वालिटी से ही अपलोड होंगे, और उससे हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम नए से नए और भी ढूंढ के प्रत्येक दिन 4 भजन नए तैयार करें। तो हमारी भी मेहनत बढ़ेगी, हम भी लोगों तक अधिक से अधिक हमारे महापुरुषों की जो चीज़ें हैं, जो उनके ज्ञान हैं, उनके निर्गुण, सगुण, निर्गुण, देशभक्ति, जो भी जैसा भी कविताएं, जो भी, उनको अधिक से अधिक तक पहुंचाएंगे। और राइट्स जो है वो राइट्स है। देखो एक है ना, एक अंतिम बात यही कह के कि आप स्टूडियो का भी काम करते हो, आपको पता है कि लिरिक्स वाले का भी राइट्स है उसके रेवेन्यू पे, कंपोजर का भी राइट्स है उसके रेवेन्यू पे, जो डायरेक्टर है उसका भी राइट्स है, जो कंपनी है उसका भी राइट्स है, सीएमएच का भी राइट्स है। ये पूरी प्रक्रिया है, तब जाके यूट्यूब जो है वो 1 रुपया देता है। 1 रुपये में कितने भाग होंगे वो भी यूट्यूब ने, भारत के सिस्टम ने सब तय कर रखा है। तो जिसका जो हक है, अब राइटर जो है हमारे सुरेश जी सुथार है उदयपुर में, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे भजन लिखे अपने जीवन में, पुस्तकें में देख के आए, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ी है, कोई पूछता ही नहीं है। कोई यदि यूज ले लेता है तो उसको, यदि उसने मान लो 2 रुपये कमा लिए तो उसका भी एक हक है, वो चाहे तो अपना हक उसके स्ट्राइक मार सकते हैं। लेकिन अब ये है कि अंधाधौड़ चल रही थी, बस एक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि अपना अपना राइट्स लीजिए, आनंद कीजिए जीवन में, और भी आगे बढ़िए, सबको प्रेम पूर्वक जिए। और बस ये कि मेरे प्रति आपके मन में कोई यदि गतिरोध है तो आप मेरे से मिलिए, बात करिए। लेकिन अतिवादी और अनिष्ट होने की तो आशंका कोई यदि आपके मन में है तो फिर तो मैं भी इतने वर्षों से कर रहा हूँ। किसी की कोई समस्या हो तो मेरे को बात करिए फ़ोन पे, मैं पर ये है कि कंटेंट आपको डिलीट करने ही होंगे। इसमें किसी भी प्रकार, एक व्यक्ति का मेरे पास प्रूफ है, तो मैंने कहा तू काउंटर स्ट्राइक दे दे भाई, तेरे पास प्रूफ होंगे तो दे देंगे। तो बोलेगा आयोजकों के मेरे पास लिखित है, तो आयोजकों से बात कर, मेरे से क्यों कर रहा है फिर? तो ऐसे फालतू बेहुदा बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से कि आप समझें एक भाव को, एक यात्रा को समझें, किसी की मुश्किलों को समझें, और व्यक्ति करना क्या चाहता है और उसको पेश कैसे किया जा रहा है, वो दोनों अंतर है। मैंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों तक पहुंचाने का फिर प्रयत्न किया है इस पॉडकास्ट से। मैंने अपनी यात्राओं के कुछ महत्वपूर्ण अंग भी कहे। सारे दिवंगत कलाकारों को मेरी तरफ से प्रणाम। उनके परिवार के यदि कोई हक बनता है तो आप लोग सोचिए, और जो उम्रदराज कलाकार हैं उनके जीवन में भी आपने, उनके गायन पे बल पर आपने करोड़ों रुपए की संपत्तियां खड़ी करी है,
तो उनका भी सोचिए, और आने वाले नई पीढ़ी जो है वो अपने सिस्टम को आज ऐसे मेंटेन करे कि कल जो मुझे आज समस्या रही वो आपको आज समस्या नहीं आए, उसी तरीके से आप चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सही लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चीज़ें करिए। और बाकी सर मेरे चैनल का नाम है घनसा टॉक्स। घनसा टॉक्स। घनसा टॉक्स टॉक्स, क्या बात है। बातें कर रहे हैं, तो ये टॉक आपस में हो रही है, आपस में अच्छी टॉक, पॉजिटिव टॉक। पॉजिटिव टॉक है। तो आपको वास्तव में पॉजिटिव लगी है तो अपने मित्रों को भी भेजिए, और अगर चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रकाश जी की तो आप भेजिए। हाँ तो भेजिए, इसके नीचे कमेंट हम एक सेशन और करेंगे। एक सेशन और करेंगे पक्का। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार।